लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। लैंगिक समानता की बात होती है, महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात होती है। लेकिन क्या यह समाज आत्मनिर्भर महिलाओं को उसी नजरिए से स्वीकारता है? क्या आत्मनिर्भर महिलाएं समाज में काम करते हुए अपने आप को सहज पाती हैं? अपने कार्यस्थल पे क्या वो भेदभाव का शिकार होती हैं या समानता महसूस करती हैं? ये एक सवाल है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अलका सक्सेना जी को। राजस्थान सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है। इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपने अनुभव एक पुस्तक में संजोए हैं और उसका नाम है अब जब बात निकली है। आज हम अलका जी से बात करेंगे कि जब बात निकली है तो कहाँ कहाँ तक गई है और आपने इस पुस्तक में क्या क्या लिखा है, खासकर महिलाओं के नज़रिए से आपने क्या देखा वहाँ पर, अपने साथ क्या बीती आपके, और अन्य महिलाओं को आपने वहाँ किन परिस्थितियों में काम करते पाया। क्या वो आपके लिए सापेक्ष थी या आपको मुश्किलें आई, और मुश्किलें आई तो किस तरह से आई? क्या वो एक सामान्य चुनौती थी जो पुरुषों को होती है या महिलाओं वाली एक अलग चुनौती जो महिला होने की वजह से होती है? इस सब के बारे में अलका जी से हम जानना चाहेंगे। बहुत स्वागत है अलका जी, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद नम्रता जी, आपने मुझे इसमें मौका दिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब अतिरिक्त निदेशक पद से मैं आप स्टार्ट करती हूँ। जब मैं अतिरिक्त निदेशक पद पे जब मैं आई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज भी हमारे समाज का जो माइंडसेट ऐसा है, पुरुषों का माइंडसेट ऐसा है कि पुरुष एक महिला अधिकारी से निर्देश लेना उनको मंजूर नहीं होता। तो मेरे लिए पूरी नौकरी में मैं ये कहूँ कि जब पहले मैं जूनियर अधिकारी थी, तो मैं बहुत कम लोगों को निर्देश देती थी। लेकिन जब मैं अतिरिक्त निदेशक बनी तो मुझे ऑलमोस्ट विभाग के प्रत्येक जो मेरे से ऊपर वाले हैं निदेशक के अलावा बाकी सब को निर्देश देती थी। तो बहुत सारे जो पुरुष लोग थे वो उनको निर्देश लेना मेरे से पसंद नहीं आता था। और उन्होंने कई बार मेरे लिए ऐसी चुनौतियाँ मेरे सामने आई कि मुझे कई बार इस तरह से हुआ कि मेरी गरिमा पे भी उन्होंने प्रहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये जो मेरे अतिरिक्त निदेशक के पद के जो साल हैं, उस टाइम मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें भी जो पुरुष वर्ग होता था, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ 92 की, जब मैं जब आपने में नया आई किया थी, था। तो उस टाइम तो हमारे विभाग में गिनती की 2-3 महिलाएं अधिकारी थी। और मैं आपको एक, अगर आप कहे तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। मैं शुरुआती नहीं, के दिनों बिल्कुल आप है बताइए। ना, शुरुआती के दिनों में मैं एक सेकंड मेरा कवरेज था शायद। तो मैं एक जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, उनके फंक्शन में गई थी। आपका कवरेज था, आप उस वक्त किस पद के लिए आप आई थी यहाँ चयनित होकर? मैं भारत में। जनसंपर्क अधिकारी बन के आई थी और मेरे ख्याल से महीना भर हुआ था मेरी नौकरी को, या उससे भी कम हुआ होगा। तो मुझे इन लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी के कवरेज में भेजा गया। तो मेरी क्योंकि नई-नई शादी हुई थी, तो मैं साड़ी-वाड़ी पहन के उस टाइम आती थी, क्योंकि एक नई परिवेश में जाके मुझे नौकरी भी नई थी, परिवेश भी नया था, ससुराल भी नया था। तो वहाँ पे उस टाइम थोड़ा-सा उस ज़माने की बात है और कि 1992 उस समय तो महिलाएं वैसे भी साड़ी तो मैं साड़ी पहन के गई थी। तो वो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी ने, पता नहीं उनको मैं क्या, मेरे को वो लग रही थी। उन्होंने स्पेशली मुझसे ये पूछा कि बेटा आप कौन हो? तो मैंने उनको कहा कि मैं एक जनसंपर्क अधिकारी हूँ। तो उनका जो वाक्य सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि बेटा आज तक मैंने जो जनसंपर्क अधिकारी देखे हैं वो केवल पुरुष ही देखे हैं। आज मैंने पहले किसी एक महिला जनसंपर्क अधिकारी को देखा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने नौकरी शुरू की थी, तो उस टाइम जो समाज की जो सोच थी और राज्य सरकार की सोच, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। वही लैंगिक रूढ़िवादिता, वही जो भेदभाव और वो जो था, वो सारी स्थितियाँ राज्य सरकार में भी व्याप्त थी। महिलाओं के मुद्दे के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं थी। और महिलाओं को वैसे भी ये समझते थे कि समझ कम है महिलाओं की, वो काबिल नहीं। नहीं, उनको समकक्ष ही नहीं मानते थे। कई बार ऐसा होता था कि जैसे समकक्ष पुरुष अधिकारी है, लेकिन प्रेफ़रेंस उसको ही मिलती थी। महिलाओं को तो टीम लीडर के रूप में कभी प्रस्तुत करने की सोच ही नहीं थी उन लोगों की। तो ऐसी स्थिति से ऊपर आना हमारे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है।
और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मैं शादी करके गई तो सब दिमाग में यही रहता था कि अब इसकी शादी हो गई तो ये सरनेम बदलेगी। मैंने अपना सरनेम बदलने से मना कर दिया। जब मुझसे कहा गया कि शादी के बाद ऑफिस में कि आप अपना लिख के दो कि आप भविष्य में आपका नाम किस नाम से पुकारा जाएगा, आपका एड्रेस चेंज कर हो गया है, तो मैंने सब लिख के दे दिया। भविष्य में मुझे इसी नाम से पुकारा है, केवल श्रीमती लगा दिया और अपना एड्रेस मैंने बदल के दे दिया। तो बहुत लोगों को अजीब लगा ऑफिस में? हाँ, बहुत लोगों को अजीब लगा कि मैं अपना सरनेम क्यों नहीं बदल रही हूँ। तो ऐसे में कुछ जो पुरुष अधिकारी थे जिनकी सोच उस टाइम ऐसी, अपन उनको वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम समाज की सोच ऐसी थी। इनफैक्ट मैंने देखा था कि गवर्नमेंट भी जब 5 ईयर प्लान बनाती थी तो कोई महिला और बच्चों का उनमें कोई नहीं नहीं था। होता था। तो उस टाइम कुछ अधिकारियों ने मुझसे कहा, क्यों शादी करने में क्या कोई संशय है क्या, अभी शादी चलेगी चलेगी, चलो आप इसको नाम नहीं बदलना। तो उस टाइम में नई थी और नई होने के नाते मुझे थोड़ा-सा ये भी लगता था कि अभी जवाब मैंने कैसे? कुछ इनको जवाब दे दिया तो ये पता नहीं कहाँ से बात कहाँ तक जाएगी। तो इस वजह से मैं उस टाइम तो चुप रह गई। लेकिन इस तरह की सोच हुआ करती थी उस देखिए, आप तो बड़ी तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं, तो ये आप कब से इतने बोलने कब से लग गई कि विरोध करने कब से लग गई? विरोध करने के लिए जैसे-जैसे फिर हमने देखा कि हम चुप रहते थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि पुरुष अधिकारी कई बार इस तरह की हरकतें करते थे कि हम महिला अधिकारियों को ना रोते बनता था, ना हँसते बनता था, ना कोई कमेंट करते बनता था। कई बार वो अश्लील तस्वीरें एक-दूसरे को बुला के ही, हो करते रहते थे। कई बार इस तरह की बातें करते थे कि जिसमें कि महिलाओं को गरिमा के खिलाफ होती थी। तो ऐसी स्थिति में फिर कब शुरू-शुरू में तो हम उठ के चले जाते थे। लेकिन बाद में जब हमें लगा कि ये तो हमारे इसको देख के कि हम कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे रहे, तो इनकी और बढ़ जा रही है हिम्मत। तो फिर उसके बाद हमने उनको थोड़ा-सा चेक करना शुरू करा और हमने उनको कहा कि आप एक महिला सामने बैठी है, तो कम से कम आप जो बात कर रहे हो सोच समझ के करें। इस तरह से कहना उनको 5-7 साल बाद ही मैंने शुरू कर लेकिन ये तो सहकर्मियों के साथ है, अगर आपका कोई सीनियर है, जी। निदेशक है, तो या सचिव स्तर के जो लोग हैं, अगर वो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि बातें तो बाहर आती हैं, देखिए इस तरह की चीजें होती हैं तो कभी ना कभी बाहर निकल कर आती हैं, उनके साथ कैसे निपटती थे? बस यही है कि सचिव स्तर का अधिकारी है या वो है, निदेशक तो है आपके? निदेशक है, तो कई बार ऐसी स्थितियां आई भी। जब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कुछ साल पहले ही एक हमारे आयुक्त स्तर के अधिकारी, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम आपने एक कैलेंडर देखा है जिसमें महिला मॉडल्स होती है? मुझे उस कैलेंडर के बारे में जानकारी, नए साल का कैलेंडर था, तो उसके बारे में मुझे जानकारी थी। लेकिन मैंने कहा सर मुझे नहीं देखना। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, कहते हैं नहीं आप मैच्योर हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ इसलिए। फिर मुझे लगा कि ये दिखा के ही जब वो मोबाइल को खंगालने लगे, तब मेरे को लगा कि विरोध रूस मैं वहां से उठ के चली गई। और वो कभी-कभी जैसे टीवी भी चल रहा होता तो वो कहते देखा मैडम वो क्या है, मजे ले रहे हैं, बुढ़ापे में मजे ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में अभद्र और तो कितना गंदा लगता होगा। तब भी मैं कहती, मैंने कहा सर दिस इज नॉट द टॉपिक टू कमेंट एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। तो और मैंने कहा सर काम हो गया तो अब मैं जा रही हूँ। मैं ऐसे कह के पोलाइटली आ जाती थी, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उच्च अधिकारी उच्च अधिकारी थे और आपकी शिकायत किसी और रूप में कहीं और तरीके से निकाल वो सकते थे, कहीं ना कहीं और खुद तक निकालते हैं। हाँ। ऐसे ही जब हम जूनियर थे, मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ अधिकारी थे, टीवी चल रहा है, अलका आपने देखे इनके लिप्स कैसे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार मुझे ऐसा याद है कि मेरी एक सहयोगी थी, उनको कवरेज, हमारा जैसे फील्ड ड्यूटी लगती थी, हम लोग कवरेज करने जाते थे, अच्छा, समाचार विभाग में समाचार करते शाखा में मैं समाचार कार्यरत थी। शाखा। तो हम कवरेज करने जाते थे और उसके बाद प्रेस नोट बना के और फिर अखबारों को पहुंचाने की हमारे कार्य हमारा कुछ जो था काम था। तो एक वो मेरी एक सहयोगी, सहकर्मी जिसको कहते हैं, वो एक बार उसकी ड्यूटी थी और वो अचानक पता नहीं, ये पुरानी कुर्सी थी उस पे बैठी थी तो उसके कील लगी हुई थी, तो वो उठी तो वो उसका कुर्ता कील में अटक के फट गया। अब उसको देखा तो वो थोड़ा ज्यादा फट गया था, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता कि कोई हाँ, एक उस बाहर जाए या जाए और कहीं सरकारी उसमें। तो मैंने खुद ही अपनी तरफ से पेशकश की कि आप मत जाओ, मैं चले जाती हूँ। तो इतनी देर में वो जो हमारा अधिकारी था वो तुरंत ही आ गया, सहयोगी से कहा कि जाओ तुम्हारा टाइम हो गया। तब मैंने उसको कहा कि मैं जा रही हूँ क्योंकि इनका ऐसे हो गया। तो कहते हैं नहीं ये ही जाएगी, मीना कुमारी ने तो इतनी सारी पिक्चरों में काम किया, इसका जरा सा कुर्ता फट गया इनका। मीना कुमारी उनकी उंगली कटी हुई थी। हाँ, मीना कुमारी की उंगली कटी होने के बावजूद इन्होंने इतनी सारी पिक्चरों में काम किया
और इनका तो थोड़ा सा कुर्ता ही फटा है तो ही जाएगी, पर वो नहीं माना। अंततः उस महिला अधिकारी को आधे दिन की छुट्टी लेके घर जाना पड़ा, तब जाके किसी और अधिकारी को भेजा गया। तो ये एक महिला होने का मेरे ये ख्याल में इस एक तरह तरह ये शुरुआती दौर था। नहीं, और एक महिला होने की सजा थी ये, हाँ कि अगर वो मना कर रही है और इस तरह के नहीं, कपड़े और में फिर नहीं जा सकती। आपने अगर उस महिला की साथ दे दी उस अधिकारी तो वो अधिकारी आपसे भी नाराज हो जाता था। फिर वो आपको भी तंग करने के कई बहाने ढूंढता था। जैसे शाम को ऑफ घर जाने का टाइम हो रहा है, आप जाइए उस सचिव के पास जाके ये नोट ले आइए, या ये 5 बजे का कवरेज है इसको जाके कर आइए। हम कहते हैं कि जब हमारा समाचार शाखा 2 पारी में चलता है तो आप हमको क्यों लगा रहे हो। हाँ, लेकिन वो फिर भी हमको इस तरह कहता, ठीक है नहीं लगाऊंगा, आप मेरे मेरे का एहसान मानोगी, आप मेरे इस तरह की बात करके वो हमसे वो मतलब जानबूझ के वो करता था कि एक बार तो महिला को तंग किया जाए। तो उस स्थिति में आप क्या करती थी? काम कर लेती थी या मना करके और एहसान ले लेती थी? मैं कई बार मैं मना कर देती थी, और एक बार ऐसे ही उसने हमसे नाराज होकर हमारी रात की ड्यूटी लगा दी। रात की ड्यूटी लगा दी रात जबकि में महिलाओं की ड्यूटी हाँ, अलाउड नहीं है? जबकि आज तक, मैं आज तारीख की बात कर रही हूँ, नवंबर 2025 तक हमारे ऑफिस में कभी भी महिलाओं को रात की पारी में नहीं लगाया जाता। लेकिन उस अधिकारी ने हमारी ड्यूटी 1997-98 की बात है, अच्छा, उस टाइम उसने हमारी रात की पारी की ड्यूटी लगा दी। तो हम वो क्योंकि हमने किसी बात से उससे हमारी कुछ मतभेद हो गए थे, और वही महिलाओं के बारे में वो अनर्गल बातें करते थे, उसको लेके कोई मतभेद हो गए थे। तो उसके बाद फिर जब रात की ड्यूटी लगा दी, हमने मना कर दिया, हम ड्यूटी नहीं देंगे। तो उसके बाद उन्होंने हमारा स्पष्टीकरण कर दिया कि आपने आदेशों की अवहेलना की है, इसके साथ 2-4 बातें और जोड़ के लगा दी। तो फिर हमको भी लगा, तो हमने भी उसका जवाब अच्छी तरह दिया कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है और ये है। लेकिन उसके बाद भी उस अधिकारी ने कुछ और अधिकारियों को हमारे पास, कुछ और कार्मिकों को, अधिकारी के साथ कार्मिकों को हमारे पास भेजा, हमको धमकाने के लिए कि आपने ये जो जवाब दिया है, अगर ये जवाब है ना गलत है, और इसकी वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई और हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है, आपको बाड़मेर जैसलमेर पोस्टिंग की जा सकती है। तो उस तरह से हमें धमकाया गया। लेकिन मैं जब तक थोड़ी सी, हम लोग दबंग हो गए थे, हमने भी कहा कि देखो कराओ, करके देखो फिर हम बात करेंगे। लेकिन फिर ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो अंततः धीरे धीरे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पंचायती राज जाना पड़ा, और पंचायती राज भी मैंने लिख के दे दिया कि मैं इस अधिकारी के अंडर में काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने आपको भेजा या नहीं, आप खुद ने, अच्छा, उसे परेशान होकर कि ये इसने लिख के दे दिया कि मैं इतने साल से यहाँ कार्यरत हूँ और मैं इस अधिकारी के अंडर में काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने फिर मेरे को, पहले तो मेरे जो निदेशक थे, अतिरिक्त निदेशक थे, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया कि अच्छा, आप जाइए, आपको क्या मालूम, आपकी उपयोगिता जहाँ होगी हम वहाँ लगाएंगे, आपके कहने से आपकी मर्जी थोड़ी चलती है, सरकार है और आपका मर्जी थोड़ी चलेगी, आपकी जहाँ उपयोगिता होगी हम वही आपको लगाएंगे, जाइए बैठ के काम करिए। तो फिर मैंने दोबारा से एक बार एप्लीकेशन लिख के दी। तो एप्लीकेशन में भी उन्होंने उठा के ये साइड में पटक दी और कहा कि एप्लीकेशन लिखने से क्या होता है, जब आपको कह दिया कि आपका नहीं होगा तो आप जाइए। और तो आप, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका ट्रांसफर नहीं करने होने दूंगा। तो फिर मैंने इसको चैलेंज लिया, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी, करवा के दिखाऊंगी। और अल्टीमेटली चौथी बार मुझे उस टाइम मंत्री के पास जाना पड़ा। अच्छा, मंत्री जी के पास जाना पड़ा, और मंत्री के कहने से भी एक बार उन्होंने नहीं करा। फिर मंत्री की जो वाइफ थी, वो कहीं से जान पहचान निकाली, उसकी वाइफ को कहा, तो वाइफ की बात मंत्री जी शायद मानते थे। चलो एक महिला ने ही आपकी मदद की। हाँ और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि अब जब बात निकली है इस पुस्तक में, उन्होंने अलका जी ने सारी बातें अपने लिखी हैं, सबका जिक्र किया है जो उन्होंने अपने काम के समय झेला था। पंचायती राज में रहते हुए आपका क्या अनुभव रहा वहाँ, क्योंकि वो नई जगह थी और काम मैं जैसे मेरा पहला ट्रांसफर ही राजकीय सेवा का पंचायती राज में हुआ। वैसे मेरे ट्रांसफर बहुत कम हुए, लेकिन पहली बार मैं इस विभाग से पंचायती राज में गई। वहाँ पे भी मैं गई तो वहाँ पे भी जो पुरुष वर्ग थे, पुरुष अधिकारी थे, वो कहते, उनका विचार था कि मैगजीन निकालना और प्रचार प्रसार का कार्य महिलाओं के बस की बात नहीं है। फिर जब मैं वहाँ ट्रांसफर होके गई, जो मेरी जगह जो आना आना डीपीआर में आना था, उसको उन्होंने रिलीव नहीं करा, और ये कहने लगे कि आप ये चले जाएंगे तो इनका आपका काम कैसे होगा, मैगजीन कैसे निकालेगी। तो मैंने कहा मैं निकालूंगी। कहते हैं नहीं, हम निकलने नहीं देंगे। पता नहीं उनका क्या था,
फिर भी जो नए निदेशक ट्रांसफ़र हुआ, नए आईएएस अधिकारी आए, उन्होंने उसको रिलीव कर दिया। उसके बाद जब मैंने मैगज़ीन निकाली और बहुत अच्छी निकाली, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी निकाली, तब उनको लगा कि ये महिला आई है और वो उससे बेहतर मैगज़ीन निकाली है। उन्होंने ये माना कि आपने हमसे अच्छी मतलब पहले वाले अधिकारी से अच्छी मैगज़ीन निकाली और आपने हमारी बात को गलत साबित कर दिया। देखिए, तो यही मैं कह रही हूँ ना कि महिला दक्षता में कम नहीं है, लेकिन पहले से ही कमतर आँक लेते हैं, हम तरह सोच बना लेते हैं और उसके बाद उसीलिए परेशान करते हैं। हाँ। तो ये वहाँ पर इसके बाद उनका व्यवहार ठीक रहा? उसके बाद तो उनका व्यवहार ठीक रहा और फिर उनको लगा, वो बार-बार ये कहते थे कि कई बार जैसे ऐसे कुछ काम आते थे कि जैसे हमारे पास लाइब्रेरी भी होती थी, तो लाइब्रेरी में क्या बहुत सारी किताबें गायब थी। तो एक दिन मैंने उसका वेरिफिकेशन कराया तो सारी किताबें प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और इनके पास ही बोलती नज़र आई। तो उन्होंने, क्योंकि मेरा ओआईसी ऊपर कोई होता था, तो मैं तो जनसंपर्क अधिकारी थी और एक आरएस ऑफिसर हमारा ओआईसी होता था, तो मैंने चिट्ठी निकलवा दी। मैंने उनको कहा साइन करो और सारे आईएएस को भेजो कि ये किताबें जमा कराएं। तो वो सारे उनके होश उड़ गए कि हम आईएएस से कैसे कह सकते हैं। वो वैसे कहते हैं कि आप ही साइन कर दो, पता तो चले एक दबंग महिला अधिकारी आई है जो सारी किताबें वापस मंगवा दी है साथ से। यानी आपने तो विभाग में बहुत हड़कंप मचा रखा था और उनको बहुत इस मामले में लोग इसी तरीके से जानते हैं। जहाँ फिर वो मैगजीन्स भी निकाली, जिसका एक मैगजीन का तो मैंने इनॉग्रेशन ही हमारे अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने करा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज मैंने निकाले जैसे मानव अधिकार आयोग, जबकि इस विषय पे पहले सोचा नहीं जाता था। मानव अधिकार आयोग पे कौन पंचायती राज में मैगजीन निकालता है, मैंने निकाला और उसको 10 दिसंबर मानव अधिकार आयोग पे अशोक गहलोत साहब से मानवाधिकार दिवस हाँ, के दिन उस दिन उससे इनॉग्रेशन। तो जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो वही अधिकारी जो मुझे आने नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहो तो हम आपका ट्रांसफर ऊपर बात करके रुकवा दें। अब जाने नहीं देना चाहता। आप जाने नहीं देना चाह रहे। मैंने कहा नहीं, मैं राजकीय सेवा का और राजकीय आदेश का पालन करूंगी और तो आप वापस आप इधर आए, वापस डीपी सूचना जनसंपर्क विभाग में आए। हाँ, सूचना जनसंपर्क विभाग में। ये आपका शुरुआती समय का है। हाँ, ये मेरा नौकरी के 10 साल के अंदर की बात है। अब उस बीच में एक चैप्टर और आता है। आपके शादी के 2-3 महीने के बाद ही आपके नौकरी लग गई थी, आपके बच्चे हुए। उसमें शादी से 1-2 महीने पहले लग गई थी। पहले लगी थी? हाँ। अच्छा। हाँ। तो आपके बच्चे हुए इस बीच, तो दोनों का तालमेल कैसे बिठाती थी? क्योंकि डीपीआर में जो स्थिति है काम करने की, कि आप सुबह आ तो जाइए टाइम से 9:30 या 10 का टाइम था उस वक्त, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता था। और आप बता रही हैं कि आप जब आपके बॉस को मन है तो आपसे 5 बजे के बाद भी काम के आदेश देते थे। और कई बार स्थितियां भी होती है, कुछ घटनाएं हैं, कोई ऐसी चीज है जब आपको सरकार का पक्ष रखना है तो आपको वहां बैठकर न्यूज बनानी है, प्रेस रिलीज देना है। मेरे साथ तो ऐसा है करते थे तो अमृता जी, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे कार्यालय समय के बाद रुकना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो मैं इंग्लिश हैंड थी डिपार्टमेंट की, तो इंग्लिश हैंड की वजह से जब वो सीएम का कोई कवरेज हुआ, हिंदी में प्रेस नोट बनाते थे वो लंबे चौड़े, तो फिर मुझसे कहा जाता था रुकना, इंग्लिश हिंदी का प्रेस नोट आ रहा है, उसकी इंग्लिश करनी है आपको। तो कई बार क्या है कि प्रेस नोट की वजह से 5 बजे तो मैं ऑफिस बंद हो गया, प्रेस नोट आ रहा है 6-7 बजे तक और मैं 7 बजे रुक रही हूँ, फिर उसके बाद मैं 8 बजे तक बना रही हूँ। तो ये मेरा अक्सर मेरे साथ ऐसे होता था कि मुझे कार्यालय समय के बाद रुकना पड़ता था। और कई बार ऐसे भी मौके आए जबकि, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, 1999 में अशोक गहलोत सरकार की पहला एक बार की पूरी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। तो मेरी कुछ परिवार की ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे उन दिनों बच्चों को क्रैच में डालना पड़ा। मेरी सास का कोई ऑपरेशन हुआ था, तो बच्चों को, मेरे 5 साल का बेटा था और 1.5 साल की बेटी थी, तो क्रैच में डालना पड़ा। तो एक दिन जब मैं क्रैच वाली का फ़ोन आ गया 4:45 बजे कि मैडम आप इसको ले जाओ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। नॉर्मली क्या है, मैं नौकरी ऐसी थी कि मैं 5:30 के बाद ही पहुंचती थी, तो उसको यही लगता था कि 5 बजे तक का तो मैंने फीस देती हूँ और 5:30 बजे ले जाती हूँ। तो उस दिन उसने मुझे पहले ही फ़ोन कर दिया कि आप 5 बजे तक आज बच्चों को ज़रूर ले जाएं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैं बस तैयारी कर रही थी उठने की 4:45 बजे। अचानक मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया डायरेक्टर साहब के पीए से कि सर ने कहा है कि आज आप ऑफिस के बाद घर नहीं जाएंगी। तो और मुझे लगा कि मैं तो वो क्या, वहाँ से उसका फ़ोन आ गया कि आप ले जाओ बच्चों को। तो मैंने सोचा, मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा सर मैं तो नहीं रुक सकती आज, मुझे घर जाना है। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, यू आर एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, और कह के बाहर आ गई। और मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी परिस्थिति भी बताई, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। उनकी मजबूरी भी थी, है ना, उनकी मजबूरी भी, और एक महिला की दोहरी जिम्मेदारी है और जो है उस टाइम मतलब उनकी मजबूरी समझ नहीं आ रही थी, मुझे अपने बच्चों का ध्यान आ रहा था।
तो मैंने कहा मैं घर बाहर आई उनके कमरे से, एक बार तो मेरे को थोड़ा सा रोना सा आ गया, अब क्या करूँ। इसने मना कर दिया जाने को, वहाँ वो फिर क्रैच वाली का फ़ोन आ गया न्यूज़ में, उस टाइम मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे। सेक्शन में फ़ोन आया, मैं फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ़ोन आया है, वो बुला रही है क्रैच वाली। तो फिर मेरे समझ नहीं आया, फिर मैंने अपने विवेक से काम लिया, मैं उसके पीए के पास गई डायरेक्टर के। मैंने कहा सर से कह देना अभी मेरा जाना ज़रूरी था इसलिए मैं जा रही हूँ। और अगर बहुत ज़रूरी है तो मैं 1 घंटे बाद बच्चों को खाना खिला के और सब कुछ करा के उन्हें होमवर्क करा के मैं आ जाऊँगी। मैं तो कह के निकल गई। और उसके बाद मैं थोड़ी दबंग भी थी और मैंने कहा अगर वो फिर नहीं माने तो उनसे कह देना जो कार्रवाई करनी है कर लें। मैंने दोनों बातों ये ऑप्शन उनके सामने रख के आ गई कि मैंने कहा मैं पहली महिला थी जिसने अपने बॉस को ऑप्शन दिया था। तो फिर मैं घर आई, मैंने घर आके बच्चों को खाना वाना खिलाया। फिर उनको बेटे का बेटा पढ़ता था फर्स्ट क्लास में, बेटी तो पढ़ती नहीं थी तो फर्स्ट उसको होमवर्क कराया। फिर इतने में मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब से आ गए थे। फिर उतने में डायरेक्टर साहब के यहाँ से फिर फ़ोन आ गया कि आप कब आ रही हैं? सर पूछ रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी भिजवा दो मैं आ जाऊँगी, अब मैं तैयार, मैं फ्री हो गई हूँ। तो ऐसे करके 7 साढ़े 7 गाड़ी आई मेरे पास, 8 बजे मैं ऑफ़िस पहुँच गई। 8 बजे से लेके और फिर हमने उस प्रेस वाले को वहीं बुला रखा था। मैंने एक-एक पन्ने की अंग्रेज़ी करती गई, फिर उसका प्रूफ़ पढ़ती गई, प्रेस वाला देता रहा। मतलब एक आदमी लगा रखा था और 4 बजे तक हमने उस किताब को पूरा तैयार रात करके के 4 बजे पूरे 4 बजे किताब तैयार हाँ, की। नवंबर का महीना था, एंड ऑफ नवंबर। और फिर मैं 4 बजे घर यही टाइम था। 4 बजे मैं घर पहुँची और सुबह 11 बजे हमने उस किताब का विमोचन करा दिया। तो उसके बाद जब शाम को मैं अगले दिन फिर मैं थोड़ी देर से घर मतलब विमोचन कराने के बाद मैं वापस घर आके थोड़ी देर बाद वापस ऑफ़िस पहुँची, तो पता चला डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा अब क्या हो गया? खुद को डाँट दिया था, अब क्यों बुला रहा है? तो फिर पता चला, अंदर गई तो उनके पास, तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि कल आपने बहुत मेहनत करी और रात भर आपने काम किया और मैंने आपको डाँटा इसलिए था कि मुझे काम करके देना था और आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। अरुण भाई ऊपर भी तलवार लटकी थी, हाँ। उनको भी जवाब देना होता है। फिर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से तो चाय पिलाई, बहुत अच्छी मिठाई, नमकीन खिलाई और ऐसे करके उन्होंने मुझे पैसिफ़ाई करने, मैंने भी उन्हें बताया कि सर मेरी ये परिस्थिति थी, अगर आप सुन लेते, मेरी परिस्थिति सुन लेते, तो शायद आप भी कह देते कि घंटा भर आप जाए आओ और हो जाता। तो उस समय वैसी नौबत नहीं आती कि आपस में हमारे कुछ में कुछ इस तरह की बात होती। मगर उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आपको बुलाकर हाँ। पूछा, बात की और उस चीज़ को फिर समझा। तो इससे आपके लिए एक रास्ता ये बना कि दोबारा कभी ऐसा कुछ आएगा तो आपस में फिर बात हो जाएगी। हाँ। तो ये दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि मैंने, आप मानिए, साढ़े 32 साल में मैंने 26 आयुक्त या डायरेक्टरों के अंडर में काम किया है। तो कोई भी डायरेक्टर 1 सवा साल के बाद वो टिकता नहीं है। मतलब उनके सॉरी टिकता नहीं मत बोलना, ट्रांसफर नहीं आप होता है। फिर से बोल दीजिए ना, ये कोई भी आयुक्त के लाइन से हमारे बोलिए। यहाँ जो 26 डायरेक्टर में कहा, लेकिन कोई किसी की भी पोस्टिंग 1 साल से ज़्यादा नहीं रहती है। एक आध ही डायरेक्टर ऐसे हुए जो 2 साल रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या वजह है? मीडिया का काम है, बड़ा सेंसिटिव काम होता है। कहीं भी कुछ भी थोड़ी-सी भी कोताही होती है, सरकार की कोई इमेज में होती है, सरकार के काम में संकट प्रबंधन नहीं कर पाता संबंधित अधिकारी, तो सरकार का तुरंत होता है कि ये अपने काम को न्याय नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत बदल दिया जाता है। क्योंकि ऐसा मुद्दा, मीडिया से संबंध बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है किसी भी सरकार के लिए। और फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस चीज़ें मैनेजमेंट, मीडिया में आ गई हैं हाँ, और गलत हैं हाँ। या अफ़वाह ही है, उसको मीडिया में उसको मैनेज पब्लिश किया जा रहा है, तो आपको मैनेज करना करना पड़ता है बहुत ताकि सरकार की छवि अभी नहीं कभी बिगड़े, वो ना हो, जनता में सरकार की विश्वसनीयता बनी बनी रहे। रहे, है ना? सकारात्मक छवि बनी रहे सरकार की। बेसिक बात ये होती है। और जब ऐसा सरकार को लगता है कि ये चीज़ अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रहा कोई अधिकारी, तो बदलने का सरकार के पास क्षेत्राधिकार है, उसका पावर है, अधिकार है, बदल देते हैं वो। लेकिन जब चीज़ें नकारात्मक चल रही है बाहर, तो आप कितना उसको मैनेज कर पाएँगे? सरकार का काम भी जब अगर गड़बड़ है या उचित नहीं है जो होना चाहिए, तो आप कैसे उसको मैनेज कर पाएँगे? विभाग में देखिए, बैठकर सरकार के प्रति निष्ठा में क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो गलत चीज़ भी सही दिखे? नहीं, हमारा काम ही ये होता है कि सरकार की सकारात्मक छवि का प्रचार करना। तो सरकार की अगर प्रतिकूल भी परिस्थिति ऐसी है, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम बताएँ कि सरकार को ऐसी स्थिति में ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, जिससे कि जनता में गुस्सा है या जनता जिससे अप्रूव नहीं कर रही। तो हम सरकार के एंगल से ही आगे उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। ये हमारे बीइंग अ जनसंपर्क कर्मी, हमारा ये दायित्व होता है और हम बहुत सारी चीज़ें हम गोपनीयता रखते हैं कि सरकार ऐसा क्यों हो रहा है।
तो वो चीज़ें हमें मालूम है कि ये बीच में इस तरह की ये समस्या है, लेकिन हमें क्योंकि हम गोपनीयता से बंधे हैं और हमारे नियम और प्रक्रियाएं जो होती हैं, नियम होते हैं सरकारी सेवा के, तो ऐसी चीज़ में हम कुछ वो तो नहीं कर सकते। हमें तो वो होता है कि जो क्राइसिस है उसको कैसे मैनेज करना है, सरकार के जो प्रतिकूलता जो सरकार के प्रति पैदा हो रही है उसको कैसे उसको सिचुएशन को चेंज करना है, यही हमारा बेसिक जॉब है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से बहुत चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। जैसे मैं बताऊं, गहलोत सरकार में 64 दिन का सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल था और सरकार को भी उस समय पता था कि ये जो है ये चीज़ें हमारे बहुत नेगेटिव जाएंगी और आगे सरकार हमारी चली जा सकती है ना। तो उस समय आप लोग कैसे उन चीज़ों को मैनेज कर रहे थे? और उन्होंने हड़ताल के बाद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गहलोत सरकार ने उन लोगों को उनकी तनख्वाह नहीं दी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़ोर लगा दिया। लेकिन सरकार ने ये कहा कि जब काम नहीं तो तनख्वाह नहीं। आम जनता इससे बहुत खुश थी, लेकिन चुनाव में सरकार, हाँ, गहलोत सरकार तो दोबारा नहीं आ पाई। मैं आपको ये बताऊं, गहलोत साहब उस टाइम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो गहलोत साहब भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनको लगता था कि 157 या 153 सीटें आई थी शायद उस टाइम कांग्रेस की, तो ही वॉज ऑन अंदर ओवर कॉन्फिडेंट। उसको लगता था कि जनता उनके साथ है और जो ऐसा काम करेंगे जिससे जनता खुश हो वो उस वैसा ही काम करें। तो उनको भी मेरे ख्याल से आभास नहीं था कि अगर ये सरकारी कर्मचारियों के साथ इतनी सख्ती करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना होगा कि एक सरकारी कर्मचारी होता है, उसके घर में 3 जने होते हैं, 4 जने, तो आपके एक परिवार से 4 वोट गए। अगर आप जैसे थोड़े से मिडिल एजेड कर्मचारी हो, 18-21 साल के बच्चे होते हैं, वो भी वोटर्स हो जाते हैं। तो आपने अगर 7 लाख कर्मचारियों को नाराज किया है, तो 7 इंटू 3 तो कर लो आप, चाहे एवरे ऑन दी एवरेज, तो आपने इतने लाख वोटर्स को नाराज कर दिया, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से उनको शायद उस टाइम आभास नहीं था कि इसकी इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया होगी और इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया। बाकी जनता तो खुश थी और 64 दिन का जो लगा, तो वो जो कर्मचारी थे वो नाराज, जाहिर है वो नाराज थे, क्योंकि कभी तक आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी कि उनके स्ट्राइक करने पे उनके मतलब उनको छुट्टी, उनके पीएल में तब्दील कर दिया, उनकी पीएल काट ली थी। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक प्रोविजन होता है ना कि आपको 1 साल में 30 पीएल मिलती है, तो आप उसको इनकैश करा सकते हो, तो वो पीएल जुड़ती जाती है। और तो रिटायरमेंट पे जैसे आप 300 पीएल इनकैश कराते हो, तो आपकी 64 पीएल कटवा दी, तो आपको कितने साल की, 2 साल की आपकी पीएल कट, 2 साल से भी ज्यादा हो गए 64। तो हाँ, तो वो चीज ऐसा हुआ था, तनख्वाह इन द सेंस ऐसे काटी गई थी कि हमकी पीएल खत्म कर दी गई थी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि उस टाइम सरकार को भी, खुद को भी नहीं आभास था कि उसका इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया होगी। बाकी काम नहीं, नो वर्क फॉर नो पे, तो खैर मुझे फैक्ट्री तो का लगता है सिद्धांत सबसे होता है, अच्छी बात थी। सिद्धांत यही होता है फैक्ट्रीज में, होता है कि नो वर्क नो पे। तो उन्होंने भी उसको फॉलो किया, लेकिन उसके बाद में उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। ये चीज़ें प्राइवेट जॉब में तो हैं, आज भी हैं। लेकिन सरकार को, हाँ। क्योंकि आगे भी दोबारा लोगों के सामने वोट मांगने जाना है, हाँ। तो कुछ जगह समझौते हो जाते हैं। उसके बाद तो सरकार ने फिर जैसे समझे यही हुआ कि जैसे आज डीए बढ़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेक्स्ट डे सरकार स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है। मतलब बाद में तो आपने नहीं देखा, सेकेंड और थर्ड टर्म में अशोक गहलोत सरकार ने हर समय ये कहा कि कर्मचारी हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, कर्मचारी हमारे सरकार को उसको उस देने में और उसको आगे बढ़ाने में। तो तब उनको एक एक बार अहमियत समझ में आ गई। उसके बाद मतलब ऐसा हुआ भी नहीं है और उन्होंने कभी इस तरह की सख्ती भी लागू नहीं करी। आपने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। तो भैरव सिंह जी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और अब थोड़ा समय आप ये भजन लाल शर्मा जी की सरकार। चारों के साथ आपके क्या अनुभव रहे? काम ये- करने का उनका तरीका और विभाग के साथ उनका जो तारतम्य था, वो क्या क्या अंतर था? मैं आपको ये बताऊं, मैंने दिसंबर जब 92 में ज्वाइन किया था, सॉरी अक्टूबर 92 में मैंने जब ज्वाइन किया था, तो दिसंबर 92 में सरकार भंग कर दी गई थी क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी, है ना। तो उसके बाद देश में दंगे हुए, तो हमारे यहाँ भी 1 साल प्रेसिडेंट रूल भी रहा। तो 4 मुख्यमंत्री प्लस चन्ना रेड्डी उस टाइम गवर्नर, उस टाइम भी मैंने काम किया। और उस टाइम भी बिकॉज ही वॉज अ साउथ इंडियन, तो अंग्रेजी का चक्कर था और मैं भी अंग्रेजी हैंड थी डिपार्टमेंट की, तो मैंने उनकी बहुत सारे कवरेज भी करे।
और वो आदमी जब मेरे सामने उनके सामने बैठती थी तो मैं ऊपर शक्ल नहीं देखती थी, मुझे उससे इतना डर लगता था। मैंने उनके बारे में सुना है, बहुत ही ज्यादा हाँ। एक कड़क वो एक ना नली में उनकी जो इंडेक्स फिंगर होती थी उसमें इतना बड़ा वो पहनते थे एम्बराल्ड, और हाथ में डंडा रखते थे। तो कई बार जैसे मैं सामने आके बैठ जाती थी शुरू में, तो मैं ऊपर देखती तो वो मुझे ही देख रहे होते थे। तो मैं पूरे कवरेज के टाइम उनकी तरफ नहीं देखती थी, मुझे इतना डर लगता था। फिर बाद के जब कवरेज मिलने लगे तो मैं पीछे लास्ट की सीट पे जाके बैठती थी क्योंकि इस आदमी से मेरा सामना नहीं हो जाए। डंडा क्यों रखते थे, किसी की पिटाई की कि बिल्कुल, विधान से वहाँ पता चलता है राजभवन में लगा देते थे, वो डंडे भी मार देते थे अधिकारियों को। अच्छा। ऐसा सुनने में आया, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुनने में आया कि वो कई बार किसी को गेट आउट करते थे तो डंडा फेंक के मारते थे उसके ऊपर। बात ये देखा, उचित तो नहीं था। है ना, उनका व्यवहार इस तरह का था। और इस तरह से जब वो चले गए, उसके बाद जब 93 में इलेक्शन हुए, फिर पहली बार भैरव सिंह जी आए और वो 5 साल तक चेयर रहे। उस दौरान क्या मैं, क्योंकि विवाह नई थी, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा उसके करीब जाके कवरेज करने का मौका नहीं मिला। लेकिन 1-2 कवरेज मैंने उनके करे। जैसे मुझे याद है कि एक जो थी कि 5 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। तो उसमें जयपुर में हुई थी। तो भैरव सिंह जी और ये मायावती का कोई, मायावती जी थी उस टाइम यूपी में, एक गोपीनाथ मुंडे आए थे। मैं 5 महीने कवरेज किया था, मेरी ड्यूटी लगाई थी। तो वो कवरेज मेरा, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी या उस टाइम मुझे पहली बार सुनील अरोड़ा साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि उनके बारे में भी मैंने सुन रखा था कि वो बहुत गुस्सैल है और लोगों को बहुत डाँटते हैं। लेकिन मेरी पता नहीं उस दिन मैंने कवरेज की, इतनी अच्छी मेरी किस्मत थी या प्रेस नोट अच्छा बना था कि वो पत्रिका के फ्रंट पेज पे लग गया और बाकी प्रेस नोट क्रमशः लास्ट पेज पे। तो अगले 2-3 दिन की बैठक थी, मैं दूसरे दिन गई तो उनका जो एकदम, उनका जो चेहरा बड़ा, सुनील अरोड़ा साहब का बड़ा खुला हुआ, खुश मिजाज, और उन्होंने मुझे वो नमस्कार भी मेरी बहुत अच्छी तरह ली। तो मुझे लग रहा था कि प्रेस नोट का ही कमाल है। वो किस पद पे थे उस समय? बस सेक्रेटरी टू सीएम अशोक भैरव सिंह जी के सेक्रेटरी टू सीएम थे, और शायद हमारे भी सेक्रेटरी थे, क्योंकि मैं नई थी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। उन्हें पहली बार ही मेरा उनसे आमना-सामना हुआ था। तो उस दौरान भैरव सिंह जी का तो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने कवरेज करा नहीं, और डायरेक्ट मेरा इससे कोई लाइसेंस नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अशोक गहलोत, मैंने चारों मुख्यमंत्री जो मैं आपको बताती हूँ, मुझे सबसे सहज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अभी जब भी वो हमसे बात करते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये एक राज्य का मुख्यमंत्री बात कर रहा है। वो इतने सिंपल, सहज, और हमें भी मतलब कितनी बार उन्होंने जो है हमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे थे। मैं आपको याद, मुझे याद है कि जब भी उन्होंने कह रखा था कि जब भी मैं पत्रकारों को खाने पे बुलाऊं तो पीआरओज को भी मैं बुलाना। तो इस वजह से हम भी शायद 2-3 बार हम सीएम हाउस में हमने खाना खाया, और हमें वो पत्रकारों को इतनी अहमियत जो अशोक गहलोत ने दी, मुझे लगता है किसी भी चीफ मिनिस्टर चारों में से किसी ने नहीं दी। सबको बल्कि मशक्कत करनी पड़ती थी मिलने के बाकी लिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है पीआरओ से, क्योंकि बीच बीच में वो जो है पीआरओ की उनको कोई वो नहीं थी, क्योंकि वो सीधे मीडिया एडवाइजर से ही ऑपरेट करते हैं। अशोक गहलोत थे वो डायरेक्ट पीआरओ से बात करते थे। मुझे एक बार याद है, मैं एक पंचायती राज में थी, तो मैं कवरेज में, मुझे सेक्रेटरी साहब थे हमारे, वो हमको कवरेज में मेरे को कहा कि सीएमआर में एक मीटिंग है, आपको मेरे साथ कवरेज में चलना है। नॉट सीएमआर, इन सीएमओ में, सॉरी, सीएमओ में एक बैठक है जिसमें आपको मेरे साथ चलना है। तो मैं गई उनके साथ, शाम का समय था, तो उनके चैम्बर में बैठक थी। तो वो क्या, एक डीपीआईपी प्रोजेक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोग्राम प्रोजेक्ट होता है, जिसमें गरीबी उन्मूलन का होता है। तो उसका प्रेजेंटेशन था। तो ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास सचिव, हमारे पंचायती राज सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऐसे 8-10 ही लोग थे उसमें, और उनका पीआरओ, सीएम साहब के साथ पीआरओ। तो सीएम साहब जब अंदर घुसे तो वो सबको जानते थे, सबकी तरफ ना नजर दौड़ाई, एक मैं ही थी जो उनको थोड़ी सी अननोन लग रही थी। तो वो एक बार देख दाख के बैठ गए, उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया, फिर उन्होंने जो भी निर्देश दिए और जो भी कुछ करने को कहा करना, उसके बाद जैसे ही खत्म हो गया तो तुरंत है ना, वो मैं और रवि गोस्वामी थे हमारे हमारे पास आए वो। तो रवि जी से तो उन्होंने पूछ लिया कैसे हो, ये करके सीधे मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आप भी पीआरओ है ना? मैंने कहा जी सर। क्या नाम है आपका? तो मैंने कहा सर अलका सक्सेना। तो एकदम नाम सुनते कहते हैं, जब आपकी ज़रूरत इसमें है डीपीआर में, तो आप ये पंचायती राज में क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। इतने में हमारे सेक्रेटरी जो थोड़ी दूर पे ही कुछ और सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सीएम साहब मेरे से बात कर रहे हैं,
तो वो तुरंत सर के पास आए, सीएम साहब के सर, और उसने कहा सर सर ये हमारी पीआरओ हैं। तो कहते हैं मैं जानता हूँ ये पीआरओ हैं, जब इनकी ज़रूरत डीपीआर में तो ये पंचायती राज में क्या कर रही हैं। तो फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं नहीं सर हमें भी इनकी ज़रूरत है, शी इज़ एन एफिशिएंट ऑफिसर, ऐसे करके, और उन्होंने कह दिया। तो आप देखो कि उनको मालूम था कि डीपीआर में एक महिला है जो अंग्रेजी करती है और जिसको कि आजकल पंचायती राज में उसकी पोस्टिंग है, इसलिए वहाँ अंग्रेजी का काम में परेशानी आ रही है। मतलब इतना सहज मुख्यमंत्री। हाँ, और भी नॉलेज ना अंदर तक की। और मैंने तो ये सुना था कि जैसे हमारे जो वहाँ लगे रहते थे रात को ड्यूटी पे, वो जब तक सीएम साहब सोने नहीं चले जाते थे तब तक वो वहीं ड्यूटी पे बैठे रहते थे। और कई बार तो मुझे ये भी पता चला था कि कई बार सीएम साहब उनके साथ ही उनके लॉन में चक्कर लगाते थे और सारी खबरें लेते थे। अच्छा, अपने विभाग की। अपने विभाग की, क्योंकि उनके पास ही था ये विभाग भी। तो इस तरह से उनको डीपीआर की थोड़ी माइन्यूट सी जानकारी भी उनको रहती थी। ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करा। वसुंधरा राजे थी, वो भी अपने मीडिया एडवाइजर के थ्रू ही करती थी, पीआरओ से। मैंने ऐसे ही अभी इन वाले का तो खैर मैंने बहुत कम देखा, लेकिन अभी भी जो है इनको निर्देश देने होते हैं तो ये मीडिया एडवाइजर को या कमिश्नर को बुला के दे देती। बाकी पीआरओ से पीआरओ से कोई है सर इंटरेक्शन नहीं है ना। वसुंधरा राजे के टाइम कोई इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया था और शायद अभी भी नहीं था। चारों मुख्यमंत्रियों में तीसरे को, चौथे को तो छोड़ दीजिए, हाँ। 3 तक के, चौथे में आप ज़्यादा नहीं देख पाए, भजन लाल शर्मा जी के। इनमें योजनाएं जो सरकारों ने शुरू की, क्या क्या आपको क्वालिटीज लगती हैं या लोगों के लिए उनका नजरिया क्या था, उन मुख्यमंत्रियों का कितना सापेक्ष था, या क्या अच्छी बात थी या क्या छूट गया उनसे, आप ये कुछ बता पाएंगे? जैसे भैरव सिंह जी के टाइम मुझे याद है एक अंत्योदय योजना चालू हुई थी, जिसमें थी कि गरीबों के है लिए ना, गरीबों के लिए थी, और उसमें भी आखिरी पंक्ति में। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हाँ। मतलब गरीबों में भी जो सबसे गरीब है, गरीबों में भी गरीब, ऐसी योजना पहले कभी भी सोची नहीं गई थी। वो उनकी योजना इतनी, मतलब इतनी प्रसिद्ध हुई थी। और इसके लिए शायद जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको पद्मश्री भी मिला था, मीठालाल मेहता जी को, क्योंकि अंत्योदय योजना उन्हीं ने वो करी, एग्जीक्यूट करवाई थी, एग्जीक्यूट कराई थी, और फॉर्मुलेशन भी, और मतलब विजन उन्हीं का था शायद। इस योजना की वजह से पूरा राजस्थान पूरे देश में फेमस हो गया था। तो अंत्योदय योजना इतनी अच्छी थी। और इनफैक्ट कहते हैं वर्ल्ड बैंक का कोई एक अधिकारी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने भी इनको को बहुत अच्छी उपमा दी थी। रॉकफेलर रॉबर्ट मैकेंड्रा था शायद आदमी, और रॉकफेलर ऑफ इंडिया ऐसे कुछ कोई उपमा दी थी, उसमें लिखा हुआ है, देख लेंगे, है ना। तो वो योजना बहुत फेमस हुई। फिर अशोक गहलोत जी आए। अशोक गहलोत जी ने तो आम आदमी के लिए, उनका तो कहते ही है ना कि वो, उनका जो एंगल था वो हर समय गांधीवादी जिनके जैसा उनको बताते हैं, जननायक बोलते हैं उनको। तो उनका हर जो योजना में जो अप्रोच होती थी कि वो गरीब आदमी को या आम आदमी को सुविधा, कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो सबसे अच्छी तो फर्स्ट में तो उनके टाइम शायद सूखा पड़ गया था, तो सूखा प्रबंधन कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और उन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी भूखा नहीं सोए। ये चीज भी बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं उस टाइम सदी का सबसे ज्यादा भयंकर अकाल पड़ा था, और उसमें उन्होंने का जो सूखा प्रबंधन था उसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। सेकंड जो उनकी सेकंड पारी थी, वसुंधरा राजे का अलग विजन था। वो बहुत इंटेलिजेंट महिला थी, ये तो इंटेलिजेंट महिला है, और उनकी जो अलग ही करिश्मा है, विजन है उनका डेवलपमेंट के लिए। बट उन्होंने राजस्थान को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत प्रयास। हाँ, मैं यही कहने जा रही थी कि उनके समय कॉर्पोरेट जो राजस्थान में आया है सारे, और उन्होंने पूरा एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरह सरकार को चलाया। उन्होंने एक बहुत नया सा सीएमओ बनाया। सीएमओ जो आज हमारे पास है वो वसुंधरा राजे की ही देन है। बल्कि उन्होंने इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला बुला के नई सारी पॉलिसीज बनाई, लेबर लॉज बनाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाई, ताकि उनका ये विजन था कि राजस्थान को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, और इसके लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो उन्होंने सड़कें, ये चीजें जो इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी को पूरे करने के लिए सारे लॉज में चेंज किए, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट आए और यहाँ पे। और थोड़ा बहुत जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और ये सब सेज जो है, इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा सेज है ना ये, हाँ हाँ हाँ, अजमेर रोड पे, ये भी उस टाइम उनके टाइम हुआ था।
जापानीज जोन बनाया था, जापानीज जोन बनाया, निबराना में जापानीज जोन बनाया, और इस तरह की जो चीजें हैं बाहर की बहुत सारी कंपनियां बाहर के बहुत समय सारी आई हैं। कंपनीज हैं, वो खुद बाहर गई, स्टैनफोर्ड से लोग आए, स्टैनफोर्ड कॉन्फ्रेंस करी, दावोस गई, और वहां जाके मतलब वहां पे भी उन्होंने जो क्या बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बारे में वो चीज़ें जो होती है ना, एक होती है आपको हर हर स्टेट को, हर कंट्री को मिलेनियम मिनिमम जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो बेसिकली उनका जो विजन था अशोक गहलोत से बहुत डिफरेंट था। अशोक गहलोत गरीबों के लिए योजना सोचते थे, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, और वो एक थोड़ी सी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनका जो विजन था, दोनों का विजन सही था, लेकिन उनका अलग तरह का था, इनका अलग तरह का था। फिर नेक्स्ट जो आई अशोक गहलोत सरकार, उन्होंने एक जो सबसे अच्छी स्कीम थी वो थी मुख्यमंत्री निशुल्क चिकित्सा योजना। वो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है उसको, और आज तक करते आज हैं, तक उसका लाभ उठा रहे हैं। लाभ उठा रहे हैं। और फिर उन्होंने मतलब आदमियों के लिए नहीं, जानवरों तक के लिए शुरू करी, पशु के लिए पशुधन पशुधन योजना और बहुत सारे आए हैं। तो ये चीज बहुत अलग तरह की थी। इसके अलावा उन्होंने जो ये कहते हैं ना गारंटी, क्या बोलते हैं, राइट टू गारंटी, और ये इस तरह का, अभी तो पिछली सरकार में तो उन्होंने बहुत सारे और दिए थे, राइट टू हेल्थ का भी अधिकार दे दिया, और जो कुछ कई चीजें उन्होंने इनोवेटिव करी। तो कुल मिला के जो है हर सरकार ने, और ये नेक्स्ट वाले जो है इनका तो 1.25 साल में मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाई, ना मेरे को टाइम मिला। मुझे थोड़ा सा पता भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा अशोक गहलोत ने, लोग आम जन के लिए तो काम तो अशोक गहलोत ने ही करा है। चाहे इसके लिए मुझे कांग्रेस ही कह दिया जाए, कोई बात नहीं। जैसा ही क्योंकि विभाग में रही हैं, तो जो इन लोगों ने किया है, जिसने उसका जिक्र करना तो और उसकी मैंने से कि वो हकदार है। मैं क्या शाम को पार्क जाती हूँ, तो पार्क जाते हुए मैं जनता की उस टाइम प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करती थी कि हमारी सरकार ने ये करा वो करा, तो इसमें आप लोगों की प्रतिक्रिया है। तो जो चिकित्सा वाली जो बीमा योजना या निःशुल्क चिकित्सा योजना, उसको तो हर आदमी अप्रिशिएट करता था, और आज हर आदमी उसको याद भी कर रहा है। अभी तक याद करते हैं उस आदमी को कि उन्होंने उसका ये बहुत था अच्छा कि किया। आम आदमी के लिए उन्होंने बहुत सुविधापूर्ण चिकित्सा के लिए, क्योंकि आजकल चिकित्सा शिक्षा और ये ऐसी चीजें हो गई हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसा जोर दिया जा रहा है और बहुत पैसा लगता है, पैसा उसमें भी लगता है, इम्प्रूवमेंट हाँ, भी काफी जो आम हुआ है। आदमी के बस की बात नहीं होती है ना। मैं अगर जयपुर बम ब्लास्ट की बात करूं, 13 मई 2008 8 हाँ, उस समय भी आप ड्यूटी पर थे, जी और बहुत चुनौतियां उस समय आई, क्योंकि काफी 8-9 बम ब्लास्ट यहाँ हो गए। कैसे संभाला था सरकार की जो स्थितियां थी उस समय, और जो व्यवस्थाएं थी बाहर, केंद्र से और बाहर से भी आ रहे थे लोग, तब कैसे संभाला? एक्चुअली क्या है, उस टाइम जो है फ्राइडे की शाम को बम ब्लास्ट हुए थे, है ना, 2000। तो 9 जगह शायद बम ब्लास्ट की योजना थी, लेकिन 8 ही जगह हो पाए थे, एक डिफ्यूज कर दिया था। तो रात को तो हमने देखा, तो नेक्स्ट डे सुबह ही हमें 7-8 बजे फोन आ गया कि आपको ऑफिस पहुंचना है। कि और पता चला कि ऑफिस में भी 2-3 लोग ही आ पाएंगे, क्योंकि बाकी सब कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में है। तो वहां जाके हमने जब देखा, तो वहां पे हमें बार बार कहा गया कि मीडिया को ब्रीफ करना है, मीडिया को ब्रीफ करना है। तो बार बार मीडिया के यहाँ से भी फोन आ रहे थे। तो हम जो जैसे जो जो रिपोर्ट हमारे पास थी, हम बार बार मीडिया को ब्रीफ तो कर रहे थे। इसके अलावा हमें कई बार मीडिया को मतलब गवर्नमेंट के लेवल पर भी ब्रीफिंग करानी पड़ी, तो वो काम किया। इसके अलावा जो सवाई मानसिंह अस्पताल में जो घायल जो एडमिट थे, उनको देखने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर आ रहा था, कभी अपने स्टेट के मिनिस्टर्स आ रहे थे, चीफ मिनिस्टर अपने आप में गई थी। तो सुबह से लेके शाम तक उनकी कोई ना विशिष्ट, तो हमने अपने 4-5 आदमियों में से भी एक आदमी को वहां लगा रखा था कि तू वहां रहना और सारी खबर भेजना। और वैसे तो जो सरकार से निर्देश मिल रहे थे उसको तो हम कैरी आउट ही कर रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि एक बार फोन किया, इतनी देर में एक और कोई नया निर्देश आ गया, तो वो उसको फिर दूसरे वाले को उससे सामंजस्य बिठाने में काफी तकलीफ हुई, और पता ही नहीं चला कि रात के 8 कैसे बज गए, क्योंकि सुबह से शाम तक ये ही चलता रहा कि अभी ये करना है, और जब तक वो कर नहीं पाते उससे पहले दूसरा निर्देश मिल जाता था। और उस समय हैपनिंग्स ऐसे हो रहा है, एक के बाद एक हो रही है, आज का अंदाजा भी कोई व्यक्ति थे नहीं। मुझे तो उस टाइम याद है हमारे रोहित कुमार सिंह जी थे,
तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास उनके वहाँ के पीए से कि सर कह रहे हैं कि अगर काम ज़्यादा हो तो वो सर को दे दो, सर कर देंगे। मतलब आप देखो उस अधिकारी की। मैंने कहा नहीं, नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हमारा तो मीडिया को ही सँभालना था, मीडिया सैटिस्फाइड रहे, मीडिया को काम बेसिक काम तो खबर तो सरकार का ही था, सारी खबर है ना? खुद लोग मीडिया को है, मीडिया को खबर चाहिए वो मीडिया को मिलती रहे। बस हम हमारा तो मेन टॉप हमारे डीपीआर का तो काम यही होता है। बाकी सरकारी लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर वो तो सब उनका ही काम था। लेकिन बस मीडिया सैटिस्फाइड रहे, मीडिया इस संकट के समय मीडिया कोई उल्टा कोई ऐसी रिपोर्टिंग ना करे, उस वो इंश्योर करना हमारा क्योंकि वो स्थितियां ऐसी थी हुँ। कि एक तो कर्फ्यू है लेकिन मीडिया वाले अपने हिसाब से, मैं अपने भी तो थी हिसाब उस समय, मुझे हाँ, पता है कि हाँ, सब लोग घूम रहे थे और हाँ। स्टोरी दे रहे थे। स्टोरी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कोई ऐसी वैसी स्टोरी ना चलना जाए, चली जाए क्योंकि और सरकार की छवि खराब हो नहीं, और दूसरी चीज है कि बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं थी, अगर हाँ। उसको भी उसी से जोड़ कर दी जा रही हैं। हाँ। तो नहीं, मीडिया वाले जैसे कोई रूमर फैल रही है, अब मीडिया वाले वही मैं हमको कह- फ़ोन करके हमसे कंफर्म करते कि ये ऐसी रूमर फैल रही है। मैंने कहा ये रूमर ही है, आप इसको मत जाइए, हम सरकारी वर्ज़न आपको दे रहे हैं, आप उसको छापिए। ये चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसी रूमर फैल जाती है कि लोगों में एकदम वो घबराहट और वो हो जाती है। वो चीज़ें क्योंकि कई होते हैं लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इस तरह की करने आजकल तो अपन सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है। बिल्कुल, और उसको तो है ना? नियंत्रित भी नहीं उस किया टाइम जा तो फिर भी इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उसको इतना मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो रूमर्स को मैनेज करना भी एक पार्ट था उसका। ये हमें सरकारी वर्ज़न हमें अपनी तरफ से देना था। आपने अभी रोहित कुमार सिंह जी का नाम लिया है, तो उनके साथ काम करने का क्या अनुभव रहा? क्योंकि उनको हम लोगों ने मीडिया के तौर पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस हिसाब से मैं सोचूं कि हमने उनको जिस तरीके से देखा, बहुत अच्छे थे और मीडिया की उनको अच्छी समझ थी। लेकिन आप क्योंकि विभाग में थी जी। और आपके वो बॉस थे, तो आपको उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा है, वो हमें ज़रूर बताइए। अमृता जी, मैंने जैसे मैंने 32 सालों में मेरे को मैं कुछ ही अधिकारी हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि हमारा सौभाग्य था कि जो हमारे विभाग अध्यक्ष बन के आए, जिसमें एक निश्चित रूप से एक रोहित कुमार सिंह जी हैं। रोहित कुमार सिंह जी का भी एक विजन इतना बढ़िया था और उनके काम करने की जो शैली थी, कार्यशैली उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। वो हर समय वातावरण को इतना सहज बना के रखते थे कि कभी भी हमें ना ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी भी मतलब और उनको मालूम था कि कौन क्या काम कर सकता है, किसकी उपयोगिता क्या है। इनफैक्ट वो जब हमसे काम भी कराते थे तो वो कई बार जोक भी मार देते थे। तो वो इतना वातावरण हम सहज रहता था, हमें लगता नहीं था और उनमें इतनी खूबियाँ थी और कई बार वो हमारा इतना समर्थन करते थे। जैसे मुझे याद है कि एक बार सरकार ने भामाशाह योजना चलाई थी, पहली बार चलाई थी, फर्स्ट टर्म थी। तो मुझे मेरे जो विभाग मतलब शाखा शाखा अधिकारी सेक्शन जो इंचार्ज उन्होंने मुझसे कहा कि है ना आज आपको रुकना है क्योंकि वो भामाशाह योजना का एक नोट आएगा तो वो प्रेस नोट बनाना है और इंग्लिश में आपने बनाना है और एक मेरा सहयोगी थे रवि जी हिंदी में उन्हें बनाना है। तो आप जाइए दीपक उप्रेती जी उस टाइम फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो हम गए तो उस टाइम हम गए तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो आया नहीं है नोट, वो कहीं सीएमओ में कहीं तैयार हो रहा था। तो फिर हम एक बार गए, फिर हम 5 बजे चले गए, 5:30 बजे क्योंकि ऑफ़िस छुट्टी होने छुट्टी वाली होने का थी। टाइम था। तो 5:30 बजे लेके तब भी तक नहीं आया था। फिर हमने कहा चलो रोहित कुमार सिंह जी को बता तो देते हैं कि ये अभी तक तो सर आया नहीं नोट। निदेशक थे वो उस हाँ, समय। उस टाइम हमारे आयुक्त थे। आईएएस जो होता है ना वो आयुक्त आयुक्त होता होते था हैं। और जो आरएएस ऑफिसर होता है वो डायरेक्टर निदेशक। होता है। तो हमने कहा आयुक्त साहब को बता देते हैं। हम गए उनके पास। मैंने कहा सर ये इस तरह से अभी तक तो आए नहीं, 6 बजने को हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा सर ठीक है मैं थोड़ा तो मैंने खुद ही अपनी तरफ से ऑफ़र किया क्योंकि मेरे को पहले तो ज़बरदस्ती मैं रुकना नहीं चाहती थी, मुझे रोका जाता था। अब तो मेरे बच्चे से बड़े हो गए थे तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती दिक्कत नहीं थी और पता था कि करना ही है। खुद ही पहले तो क्या मुझे कुछ चलाना नहीं आता था तो मुझे डर वो रहता था कि कोई लेने आएगा, फिर वो रुका रहेगा। तो इस तरह की कई समस्या थी, रिक्शे वाला नहीं रुकता था, रिक्शे में आती थी शुरू में। लेकिन मैंने नौकरी के 2-3 साल बाद स्कूटर चलाना सीख लिया था, फिर 1-2 साल बाद गाड़ी चलाना। तो अब मैं गाड़ी चला के आती थी तो मुझे रात को भी जाने में कोई डर नहीं लगता था। मैंने कहा सर मैं रुक जाती हूँ। तुम क्यों रुकोगी? तुम जाओ घर, कोई और देख लेगा नहीं तो कल बना। मतलब क्या बात है। मुझे पहला बार एक ऐसे अधिकारी मिले जो कि वो हमारी समस्या समझते थे। ऐसे ही मैंने आपको एक बार और बताया था कि
एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब इन्होंने क्या हुआ कि एक विद्युत विभाग से एक कोई 100 पेज का एक वो था, कोई आया ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी। अब मेरा जो शाखा अधिकारी है और इन्होंने तो मुझे दे दिया कि इसको करके दे देना 2 दिन में। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। तब तक मैं थोड़ी-सी दबंग हो गई थी। मैंने कहा मैं कोई अनुवादक नहीं हूँ, और मैंने सीधे मना कर दिया। मैं बहुत दबंगता से कह दिया कि मैं कोई अनुवादक नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी, आप ले जाओ इसको। मैंने अपने शाखा अधिकारी को भी ऐसे कह दिया, क्योंकि अब मैं कर के थक चुकी थी अनुवाद। तो फिर वो क्या है, और वो आपका काम भी नहीं था? मेरा काम भी नहीं था, और इनफैक्ट क्या है कि वो जो था वो थोड़ा टेक्निकल टाइप का था। अब मेरे को अंग्रेज़ी है कि आप सिंपल मुझसे कहो प्रेस नोट की अंग्रेज़ी कर दो, तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और आप इस लेकिन आप जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं विद्युत विभाग में, तो उसमें अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैंने तो वो लेके रोहित कुमार सिंह जी के पास पहुंच गए। रोहित कुमार सिंह जी पास पहुंच गए और उनसे कह दिया, शिकायत कर दी मेरी कि ये मना कर रही है करने को। तो रोहित कुमार सिंह जी ने पहले उसको देखा, फिर उसके बाद देखकर उन्होंने उससे कहा कि इसको वापस कर दो, ये कोई अनुवादक नहीं है। उनसे कहो मार्केट में बहुत अनुवादक मिलते हैं, मार्केट से कराएं, पैसे खर्च करें। वाह! और उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे उस दिन उनके मन में मेरे पे इतना ही हुआ कि मैं इतने सालों से बहुत लोगों से कह रही थी कि ये अनुवाद जो है, मैं सिंपल अनुवाद तो कर सकती हूँ, लेकिन टेक्निकल अनुवाद नहीं कर सकती, लेकिन कोई मेरी बात समझता नहीं था। ये पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी इस बात को समझा। तो इसलिए मेरा उनके प्रति जो सम्मान भाव था ना, वो ये होता था तो बहुत ऊँचा मेरा सम्मान, और क्या मैं उनको इतना सम्मान करने लग गई उस दिन के बाद से, और वो मेरे शायद वन ऑफ द फेवरेट ऑफिसर्स ऑफ डीआईपीआर में मेरे कुछ ही लाए, क्योंकि मैं थोड़ी दबंग रही हूँ ना, और थोड़ा-सा मैं क्या बहुत चीज़ों को नियम अनुसार करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे में कइयों के हितों को मैं अनायास ही, मेरे को पता भी नहीं रहता कि मैंने फाइल पे कोई नोटिंग करी है, उससे उसका हित प्रभावित हो रहा है। मेरे को दिमाग में है, मैं तो अपने नहीं, आप आपने अनुसार पौधों का अहित किया है। तो ऐसे ही एक राकेश वर्मा जी थे जो मेरे फेवरेट ऑफिसर रहे हैं। और उन्होंने भी, जब मैं स्टार्टिंग में जब आई थी, तो मेरे को जो हमारे जो ऑफिसर्स थे, जिसमें से एक थी महिला जो इंग्लिश में काम करती थी, तो उनको तो जब मैंने अपना उन्होंने मेरे से मेरा परिचय लिया, तो जब मैंने उनको बताया, तो उनको तो ऐसा भाव, उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि जैसे मैंने आके उनका इंक्रोचमेंट कर लिया उनके क्षेत्राधिकार पे। क्योंकि वो अभी तक एक शी वाज अ लोन ऑफिसर टू वर्क इन इंग्लिश, और जब मैंने कहा कि मैं भी इंग्लिश में काम कर सकती हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगा। हालांकि उनका फिर ये हुआ कि सबसे अच्छी बात रही कि उनका 6 महीने बाद रिटायरमेंट था। अच्छा, तो वो 6 महीने में थोड़ा बहुत जो उन्होंने मुझे तंग किया, और मेरे प्रेस नोटों को उल्टा सीधा काट फूट देती थी, और कई बार कुछ कमेंट कर देती थी कि सिफारिश से आई हो क्या, तुम्हारे को कुछ नहीं आता। इस तरह के कमेंट शुरू में पहले जो लोग थे वो होते थे, आजकल नहीं करते। हम लोगों ने, हमारे जब नए आए, तो हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करा। हमने कहा नया हो, चलो कोशिश करो, सीख जाओगे। लेकिन वो तो पटाख से काट देती थी, तो वो ऐसी अधिकारी थी। लेकिन उसके बाद राकेश शर्मा जी आए, पहले आरएस गुप्ता थे, फिर राकेश शर्मा जी आए तुरंत ही। तो राकेश शर्मा जी के टाइम तक मेरे को इस ऑफिस में बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था ये बकवास ऑफिस है, छोड़ के जाना है, अपने आरएस की तैयारी करो, और वापस से आरएस अधिकारी मैंने बीच में छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने जब मुझे काम दिया और फिर उन्होंने चेक किया, तो वो ही वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड विथ मी। तो उन्होंने मेरी बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है? तो आई सेड आई एम फ्रॉम सोफिया। तो फिर कहते हैं योर चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी गुड, यू हैव डन अ वेरी गुड ट्रांसलेशन। और उसके बाद एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, वो उनका बहुत अच्छा पड़ा मेरे बारे में। उसके बाद वो कई बार जैसे ऐसे काम देते थे, तो इंग्लिश का काम मुझे दे देते थे, और हिंदी का काम जो सीएमओ के जैसे सीएम का एक प्रेस नोट है, सीएम के अधिकारी बना रहे हिंदी का, और मैंने इंग्लिश का बना दिया। अब ऐसा होता था कि वो दोनों चेक करते, वो मेरा अप्रूव कर देते, उनका रिजेक्ट कर देते। तो वो जो अधिकारी 20-20, 25 साल पुराने थे, और मैं 1 साल पुरानी ही, मुश्किल से आधा 1 साल, तो उनको बहुत बुरा लगता था कि ये 20 साल के हम बाहर झोंक रहे हैं, और ये आज की महिला आई है, इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो राकेश वर्मा जी ने के जो वो हमारे यहाँ करीब 1.5 साल से ज़्यादा ही रहे। तो लेकिन 1.5 साल उनके रहने से मेरे को मैं स्थापित हो गई। मेरे को उन्होंने इतना प्रोत्साहन ये दिया। अच्छी बात है कि है ना? उन्होंने आपकी योग्यता को पहचाना अच्छा। और उसको रेखांकित हाँ, किया भी। उन्होंने मुझे डीपीआर में स्थापित होने में मदद की, उनके प्रोत्साहन ने। इसके लिए मैं उनके, और सबसे पहले क्या, उस टाइम क्या मेरा दिल्ली पोस्टिंग था फर्स्ट। आपको एक बात और बताऊँ, मेरी जो जर्नी थी दिल्ली से ही शुरू हुई थी, और दिल्ली पे आके एंड हुई, क्योंकि मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ। मैं कभी भी किसी के कहने के प्रभाव में नहीं आती।
मुझे जो फाइल पे लिखना होता वही लिखती थी। तो लोग अभी जो लास्ट में तो मेरी जान पूछ के इसलिए दिल्ली रखा ताकि मैं मजे चखाए इसको, दिल्ली दिल्ली रखें, इसको जयपुर नहीं आने दें। तो मैंने भी कहा मैं दिल्ली से काम, जयपुर रहूंगी लेकिन दिल्ली से काम कर लूंगी। सरकारी विभागों की ये खासियत होती है कि जिससे खुन्नस निकालनी है हाँ, उसका ट्रांसफर उसका- कर दो। तो और ईमानदार जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ ये एकदम से जुड़ी हुई चीज है कि उनको लेकिन अपनी मेरी जगह क्या, से हटाया जाता है। हाँ मेरी क्या ऐसी थी, कुछ मेरी अपनी स्पेशलिटीज हैं, इसकी वजह से कोई मुझे तंग तो नहीं कर पाया, मुझे हटा तो नहीं पाया, लेकिन परेशान बहुत किया। तो राकेश शर्मा जी ने भी, जब मैं दिल्ली में थी पोस्टिंग, तो मेरे को एक दो अधिकारियों ने, कुछ मैंने बात हो गई थी तो बाकी वो गलत बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये ऐसी बात ये होती है, मेरे पापा से भी मैंने बात की है, वो कह रहे हैं नहीं वो गलत है। तो उनको इतना बुरा लगता था कि मैं, हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और ये कल की लड़की आई हमें करेक्शन कर रही है। अच्छा, हमारा भाषा के संबंध में? नहीं नहीं, कोई नियम कानून वैसे बता रहे हो, कोई सेंट्रल रूल्स बता रहे हो। मेरे फादर एजी ऑफिस में डीएजी रिटायर हुए थे, तो मेरे को जैसे कोई जैसे लगता ना कि ये कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मेरे फादर से मैं जाके पूछ लेती। तो मैं तो बहुत ही जेन्युइन वे में कहती, मैंने कहा ऐसा है सर, कल आप जो बता रहे थे उसमें ये नहीं है, उसमें ये बात है। तो वो उसको भी बड़ा ऑफेंसिव वे में लेते और कहते हैं कि ना ये कल हमको करेक्ट करने चलिए। कोई आपके अधिकारी, अधिकारी थे, सीनियर थे मतलब। तो वो उन्होंने मुझे यहाँ तक धमकी देते थे कि तुम्हारा नाम, अगर तुम्हें मैंने दिल्ली नहीं भिजवाया तो मेरा नाम ये नहीं, मैं तो अपना नाम बदल लेंगे। लेकिन वो कभी भी कर नहीं पाए, धमकी धमकी रही। लेकिन राकेश शर्मा जी पहले व्यक्ति जो डायरेक्टर थे, जब उन्होंने देखा कि मेरा ट्रांसफर दिल्ली है और मैं जयपुर में काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे बगैर कुछ कहे मेरा ट्रांसफर जयपुर कर दिया। तो कम से कम वो धमकी मिलना बंद हो गया। एक अधिकारी रहेंगे तुम, हाँ दिल्ली भिजवा देंगे क्योंकि तुम दिल्ली के अगेंस्ट पोस्ट हो यहाँ पे। एक अधिकारी ऐसा था जिसने एक बार, मुझे हंसी आ रही है बताने में, मैंने उसको कहा कि उसने मुझे कुछ काम करने को कहा, तो मैंने कहा सर इसमें जो ऐसा तो कैसे होगा ये, कहते हैं ये आपके सोचने का विषय नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा कि और आपके रूल से हाँ बाहर इस था? तरह से कोई ऐसा काम था जो, मैंने कहा सर आप ऐसे बोल रहे हो, इस तरह से करो, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये आपके सोचने का विषय नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बहुत लाइटली कह दिया। मैंने कहा सर भगवान ने जब दिमाग दिया है तो सोचेंगे ही। तो वो कहता है कि कल से आप जब कार्यालय आए तो अपना दिमाग घर रख के आए। हंसी आ रही है लेकिन मुझे बुरा बहुत लग रहा है कि ये पुरुष अधिकारी अगर आपसे सीनियर हैं तो क्या आपको एक महिला होने के नाते इस तरह बोलेंगे? ये वो आपको अंडर एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं ना कि दिमाग घर रख के आओ। महिला अधिकारी बहुत अपमानजनक बात है। ठीक है, आपके आप आए तो आपके सीनियर थे और आपको अभी हंसी आ रही है, लेकिन ये उस टाइम तो बड़ा अच्छा है क्या चीज नहीं है ये। और वैसे भी पुरुषों का है, महिला अधिकारी अगर माँ बन जाती तो एक बहुत अजीब सी सोच बना लेते हैं, ये बेकार हो गई, किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब ये अपने बच्चे में लगी रहेगी। तो बड़ी अजीब तरह की हरकतें करने लग जाते हैं, मतलब अजीब तरह से वो बिहेव हुए कि इसको तो रहने दो, ये तो बेकार है, इससे कोई काम की सुनकर कितना अजीब लग रहा है। यही वो अधिकारी है ना जो सरकार महिलाओं के लिए योजना हाँ। लेकर आती है। हाँ। यही अधिकारी तो गाँव जाकर पंचायत शहरों में सब जगह जाके भाषण देते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई इच्छा शक्ति दिखती है कि सर महिलाओं को बराबरी पे और पुरुषों को, मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन पुरुषों का करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जेंडर इक्वालिटी तो करनी चाहिए, लेकिन जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए पुरुषों का, ताकि उनको कम से कम ये महिला घर से आई है नौकरी करने और आपके बराबर से आपके काम कर रही है, तो कम से कम आप सेंस इतना तो होना चाहिए कि आपके बराबर की है। आप ऐसा मत सोचो कि ये बेकार है। नहीं, और उसकी बौद्धिकता और उसकी योग्यता हाँ। पर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? उठा रहे हो। उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी है बच्चों के साथ, वो एक अलग चीज है, लेकिन नहीं, आप उसकी ये योग्यता सोचो कि उसको कितनी, घर वाले भी कई बार, जैसे आजकल अभी भी अपनी सोसाइटी ऐसी है कि महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है घर में। ये तो आप हम जानने भी देखा है, हाँ हाँ, हमने भी अपने घर में देखा है, हमने अपने पति के मुकाबले अपनी ज्यादा बच्चों को पालने में और घर को संभालने में ज्यादा हमारी भूमिका रहती है। तो घर वाले भी अपने मानसिकता, तो मैं अपने वहाँ की नहीं कर रही, घर की भी कह रही हूँ, घर वाले भी अगर अपना बच्चा बीमार हो जाए तो सबकी यही रहती है कि ये ऑफिस के काम में लगी रहती है, इसलिए बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए बच्चा बीमार हो गया। ऑफिस वाले कहते हैं कि बच्चे में लगी रहती है, घर वाले कहते हैं ऑफिस में लगी रहती है। तो ये बड़ा उस टाइम काम करने महिलाओं के साथ ये बड़ा द्वंद्व सा चलता रहता है कि यार कौन सी बात सही है कि मैं काम ज्यादा कर रही हूँ, और उससे उसका क्या वैचारिक और दोनों तरह का जो है ना, शारीरिक और वैचारिक, वो सब प्रभावित रहता है। बिल्कुल।
ये बहुत महिलाओं के लिए बड़ा ये है। बहुत त्रासदी है और आज भी महिलाएं जो काम कर रही हैं फील्ड में इन चीजों से जूझ रही हैं। मैंने एक है ना, अभी मैंने एक थोड़े दिन पहले एक आपने से वो पेप्सी की सीईओ थी इंदिरा नूई, इंदिरा नूई, मैंने उसका एक स्टेटमेंट पढ़ा था। कहते हैं कि जब मैं सुबह उठती थी तो मैं यही तय करती थी कि आज मैं कौन सा किरदार निभाऊंगी, बिजनेस वेमेन का, पति का, या सॉरी पत्नी का, या बच्चों का। और मुझे ये प्राथमिकता तय करनी होती थी कि आज मुझे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से आज हर महिला यही, आज ये त्रासदी हर महिला फेस करती है जो काम काज करती है, कि आज मुझे प्रायोरिटी तय करनी है कि आज मुझे ऑफिस का काम में प्रायोरिटी रखनी है, या आज मुझे अपने बच्चों के काम को निपटाने में प्रायोरिटी रखनी है, या मेरे कोई हस्बैंड से जो भी है काम है, या कोई और भी जो चीज़ें हैं उसको। तो जब वो इतनी बड़ी महिला, इतनी पावरफुल महिला जब ये कह रही है, तो आप अपन जैसे मिडिल क्लास महिला हैं तो फिर आप समझ सकते हो, जब हमारे पास तो कोई सपोर्ट भी नहीं होता, कोई असिस्टेंस भी नहीं होती। उनकी तो एक बात मुझे बहुत हंसी आती है सुन के, और बहुत मजेदार तरीके से उन्होंने बोला भी था कि उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम प्रायोरिटी लिस्ट में मैं कहाँ हूँ, पहले तो तुम्हारे बच्चे हैं, फिर इन लॉज जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, लास्ट में मैं आता हूँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि शुक्र मनाओ कि आप हो इस लिस्ट में मेरी। और बड़े मजाकिया वे में बोला था उन्होंने, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ देखिए अभी ये देखा बड़ी बड़ी महिलाएं हैं हाँ, जिनको भी ये सब चीजें उनको भी गुजरना पड़ता है इस स्थितियों से। और अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसमें भी जो एकदम निजी अपने लिए पल चाहिए, या अपने पति Me के time साथ जो है, या हाँ, उनके हाँ। ध्यान में रखने की हाँ। वो चीजें वो चीज भी सबसे ज्यादा लास्ट प्रायोरिटी में रहती है ना। और मी टाइम भी लास्ट। अब फिर भी जो जनरेशन, जो नेक्स्ट बच्चे आ रहे हैं नए वाले, वो फिर भी अपना मी टाइम और उसको बड़ा वो रखते हैं। इन बच्चों में ही सुना है मैंने, है ना? इनका हाँ। मी टाइम इनके लिए बड़ा इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये अपनी पर लोगों ने तो है ना मी टाइम कभी करते मी हैं। टाइम सोचा ही नहीं। हाँ, नहीं, हमारी वाली जनरेशन ने तो मी टाइम काम सोचा ही करके भागते हुए जब हाँ। आते हैं तो और लाल है घर और संभालना है। पति को भी लास्ट प्रायोरिटी में ही रखा है। क्योंकि पहले ऑफिस भी, बच्चे हैं, फिर ऑफिस है, फिर उसके बाद जब टाइम मिलता है तो पत्नी की, तो पति भी हमारे कितना हमारे से हमारे हैं। हमारा ये अच्छा वो है, गुड लक है कि पति हमारे सपोर्टिव है। मैं यही कहने जाती कि लास्ट बैटिंग में, लेकिन वहां भी वो खुश हैं और हाँ, सपोर्ट करते हैं। तो वो सबसे अच्छी ये हमारा सौभाग्य है। इसीलिए हम लोग हाँ। यहाँ तक यहाँ आए तक और अभी पहुंच तक पाए। कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सही बात मुश्किल है। है। सपोर्ट सिस्टम हमारा पति के रूप में बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, बिल्कुल। है, ये मैं भी मानती हूँ। एक मुझे याद आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा उसमें कवरेज किया था। बिल क्लिंटन आए थे 2000 1999 2000 में। वो नायला गांव में आए थे हमारे यहाँ, और तब हमारे यहाँ जो कंप्यूटर से जुड़ा था वहाँ गांव, और महिलाएं जो ये दुग्ध उत्पादन से जुड़ी थी, तो वो कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करके अपना बिजनेस कर रही हैं। और हमारे राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी चीज थी, मतलब आज से 25 साल पहले महिलाएं जब यहाँ कंप्यूटर से काम कर रही हैं। पहली नायला पहला गांव था पहला गांव जो इंटरनेट से जुड़ा जुड़ा था। देश का। तो बिल क्लिंटन के वहाँ पे उनका दौरा था, और उसको आपने कवर किया था, क्योंकि हम लोग मीडिया को भी वहाँ दूर रखा गया था। मैं तो नेक्स्ट डे जा पाई थी, अच्छा। मेरा तो पास भी नहीं बन पाया था। मैं अगले दिन गई थी उनके जाने के बाद, चीजें खबरें तो वहां से निकल गई। मुझे आप बताइए, वो आपने वो पूरा जो प्रकरण था कवरेज करना, और बहुत इंटरनेशनली उसको कवर किया गया था, उसको आप मीडिया मैनेज आपने कैसे किया और ये कवरेज कैसे? मैं तो आपको बताऊं, बिल क्लिंटन का जब दौरा हुआ था फाइनलाइज, तो मेरे ख्याल से उससे 15-20 दिन पहले से ही नायला की रंगत बदल दी गई, पूरी रंग रोगन करके, और बिल्कुल उसको ऐसा कर दिया गया। और हम लोगों की जब ड्यूटी लगी थी ना, तो 5 दिन पहले हमारी ड्यूटी लग गई थी। तो 5 दिन पहले से हम रोज नायला जाते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे बता देखना पड़ता था कि कहाँ पे क्या होगा क्या होगा। फिर वो एक्चुअली वो महिलाएं जो आती थी, कुछ जो गाना गाया था जिन्होंने क्लिंटन के साथ डांस किया था, तो वो महिलाएं भी वहाँ रिहर्सल के लिए आती थी। और पूरा जो है ना अपना जो ये पुलिस और प्रशासन का जो अमला सारा वहीं रहता था। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि महिला जब 1-2 दिन तो हमें बगैर एंट्री के जाने दिया, उसके बाद हमें जब 1 या 2 दिन रह गए, उसके बाद हमारी भी एंट्री बैन हो गई। तो ये तो हमें पूरा जो उनका जो सिक्योरिटी का उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो फिर उसके बाद हमें कहीं ना कहीं से सिफारिश, जब हम कई बार लेट हो जाते थे जैसे पहुंचने में 1-2 दिन पहले यात्रा से, तो हमें फिर यहाँ के जो है ना ये कुछ अधिकारी थे जिला प्रशासन के, पुलिस के, फिर उनसे मैनेज करके कहीं सिफारिश डलवा के, कहीं फोन करा के कहना पड़ता था कि भाई हम यही हैं और हम पीआर के लोग हैं, और हम कोई ऐसे आदमी नहीं है जो बगैर उसके।
मतलब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और जिस दिन क्लिंटन साहब आए उस दिन तो मैंने देखा कि हम लोग तो 5 बजे ही पहुंच गए थे, सुबह सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। क्योंकि मुझे रात भर हमारे जो डायरेक्टर था उसका फ़ोन आते रहे कि वो 2-4 प्रेस वाले जो बाहर से आ रहे थे ना, इंडियन के टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई एक लेडी थी, और उनके क्या पासेस मेरे को उन्होंने कहा था कि आप ऑफिस से कलेक्ट कर लेना 5 बजे और वहाँ उसको फिर उनको देना, वो वहाँ पे फिर उनको एंट्री मिलेगी। तो वैसे मैं 4-5 जो न्यू दिल्ली के जो जर्नलिस्ट थे उनके पासेस लेके गई थी। तो इसलिए मुझे 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पहुँचना ही था। तो मैं पहुंची तो वहां जाके मैं तो अंदर मैंने तो एंट्री ले ली, क्योंकि तब तक उन्होंने टेक ओवर नहीं करा था। विल क्लिंटन जी का कार्यक्रम शायद 10 या 11 बजे का था, हम तो 6 बजे अंदर घुस गए थे उसमें। अब मैंने बाद में देखा जैसे हमारे डायरेक्टर साहब खुद आए, तो वो भी जैसे वहाँ सिक्योरिटी ने टेक ओवर कर लिया, तब आए वो लोग, तो सब ऐसे हाथ खड़े करके जैसे एयरपोर्ट पे अपन जांच कराते हैं ना, इवन मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री, वो भी अपनी जांच करा के तभी उनको अंदर आने दिया जा रहा और इसकी बहुत आलोचना हुई थी है बाद ना? में, क्योंकि और मुझे हमारे भी यहाँ अजीब पे लगा हाँ कि भैया बड़े लोगों के साथ हाँ, अगर वहाँ अगर हमारे अमेरिका में अगर ये हमारा मोदी जी भी जाएं तो हमारे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज को ये ऐसे अलाउ करेंगे कि टेक ओवर कर सारा लिया, वहाँ के मिनिस्टर्स को अमेरिकन करके आप ग्रीस का वो करके, मुझे बड़ा अजीब लगा। ये चीज तो उनकी यात्रा की हमने भी बहुत आलोचना की थी। हाँ, 5 दिन में जब मैं जाती थी तो मैं ये देख रही थी कि वहाँ अमेरिकन मीडिया के हिसाब से बड़ी तैयारियां की जा रही थी। उन्होंने क्या 5-7 फोन लगा दिए थे अमेरिकन मीडिया के लिए, जो भी है मुझे नहीं मालूम था ये अमेरिकन मीडिया, मैं सोची थी ये मीडिया के लिए लगा रहे, और हमें पता भी नहीं था कि अपने केवल 12 लोगों को इन्होंने अलाउ किया इंडियन मीडिया के, जिसमें एक दूरदर्शन था, एक हम लोग थे डीपीआर, एक पीआईबी, और बाकी 9 और मीडिया, और जयपुर से केवल राजस्थान पत्रिका भास्कर, और किसी मीडिया के अर्ध को एंट्री नहीं नहीं एंट्री थी। थी, बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया और वो सब दिल्ली से दिल्ली आए वाले थे, है थे। ना। 12 लोगों को उन्होंने अलाउ करा, तो हम तो क्या कवरेज हो गया। उन्होंने एक दूरभाषी के जरिए गांव की महिलाओं से बात की, दुख संकलन कैसे करते हो और कैसे फिर नेट पे इसको आप अपलोड करते हो, ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन की। और रोहित कुमार सिंह जी शायद उस टाइम आईटी सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कुछ बताया, मुझे याद है, हम बाद में हमारे बने, पहले उस टाइम 2000 की बात है। और फिर ना मैंने जब देखा था कि वहाँ फ़ोन लगे हुए हैं, तो मैंने अपने ऑफिस में बता दिया था आके कि मैंने कहा वहाँ फ़ोन लग रहे हैं, मोबाइल उस टाइम हुआ नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही उसका स्वागत हो जाए कल क्लिंटन जी का, तो आप हमको प्रेस नोट लिखवा देना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, पहले तो उस वक्त फोन पे बोल के प्रेस नोट लिखवाते थे। हाँ, जैसे देर हो जाती है ना पहुंच के बनाओ तो बहुत लेट हो टाइम जाते हैं। लगता है, हाँ। और हमारे क्या उस टाइम 1:30 बजे डाक जाती थी, एक 5 बजे जाती थी, और बहुत जरूरी होने पर 9 बजे जाती थी। तो 1:30 बजे की डाक के लिए कम से कम 11 बजे वाला फंक्शन का डाक 1:30 बजे चली जाएगी, तो अखबार वाले, शाम वाले अखबार वालों के एंगल से हम 1:30 बजे वाली सोचते थे कि समाचार अगर शाम को छपता है उसमें छप जाए। वो कई तरह की वो होती थी। तो मैंने जैसे ही फोन उठाया करने के लिए, तो एक महिला आई मेरे पास थी, वो शी वाज इंडियन, बट आई थिंक शी यूज्ड टू वर्क इन अमेरिकन एम्बेसी। तो शी सेड कि लिसन, दीज फोन्स आर नॉट फॉर यू। मैंने कहा व्हाई? कि दे आर ओनली मेंट फॉर अमेरिकन एम्बेसी, तो यू कैन नॉट यूज देम। तो अब मेरे को भी यही लगा, मैं भी ज़्यादा 7-8 साल की नौकरी हुई थी मेरी, 92 में आई थी और 2000 में ये हुआ था। तो मैं पहले पंगे कम लेती थी क्योंकि नई थी ना, तो पहले तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा थोड़ा, तो मैंने बस उनसे फ़ोन करके यही कहा था कि समाचार लिखो। इतने में तो उसने बंद करा दिया। बंद करा दिया। तो फिर अब मैं ना बोल सकूँ ना कुछ कर सकूँ। और ये बुरा मुझे अनुभव बाद था। में यही लगा कि भैया फॉरेन डिग्रेडेड, कल को मैं आर्ग्यू कर ली और कोई गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते हमारी लिमिटेशंस भी होती है। इंडिपेंडेंट हो तो हम कुछ आर्ग्यू कर लें, लेकिन फिर मैं चुप हो गई, मैंने नहीं करा। और उसके बाद ऐसा भेदभाव किया, अपनी जो लोकल मीडिया थी उनको तो इन्होंने कोई अंदर ही नहीं आने दिया, बल्कि पास में शायद एक घर था, उसमें एक टीवी लगा दिया और वहीं सबको वहीं भर दिया, और उन्होंने वहीं से देखा। तो अपने घर से नहीं देख सकते थे वो लोग, नहीं टीवी में देखना था। हाँ, फिर जैसे ही क्लिंटन जी निकल गए, तब उन लोगों को अंदर अलाउ किया। फिर वो आप चाहो तो किसी से बात कर सकते हो। जैसे फिर वो लोग जो, क्योंकि ये प्रोग्राम के इसका नोडल डिपार्टमेंट वो था ग्रामीण विकास पंचायती राज, ग्रामीण महिलाओं का था ना, तो फिर वो ग्रामीण सेक्रेटरी के इंटरव्यू लेने लग गए। तो ये तो मैंने कहा ये तो कर सकते हैं, आपको क्लिंटन के आवाज में आपको लोकल मीडिया के साथ उनको कुछ तो अलाउ करना चाहिए था। नहीं, केवल पत्रिका भास्कर का रिप्रेजेंटेटिव था। और उन्होंने बात भी नहीं की, मीडिया से बात नहीं 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 की। करी, ये जो भी कार्यक्रम है, उसको आप कवर कर सकते जब वो निकल गए तब तो आपको बाहर निकाला उन्होंने। तो मेनी ऑफ द जो ये हैं मीडिया पर। जर्नलिस्ट, हाँ,
वो आज तक इस बात को रिजेंट करते हैं। एंड जैसे एक राजन मान है, वो मुझसे कम से कम 5-7 बार कह चुका है। हु वाज दैट डायरेक्टर उसने हमको एक हर्ट्ज की तरह भर दिया एक कमरे में। दैट वाज लेकिन वो बुरा अनुभव था। और एक अमेरिका के राष्ट्रपति आए और यहाँ की मीडिया, यहाँ के विभाग के लोग, सरकार के लोग और मंत्री एकदम अलग ही तरह का था। उन्होंने एक भी चप्पा चप्पा ऐसे सिक्योरिटी से लगा दिया, कोई लैप्स हो नहीं सकता। बस इतना ज्यादा वो पर्टिकुलर थे। एक एक खिड़की पे, एक एक बालकनी पे, दो दो इस तरह से उन्होंने पूरा सराउंडिंग एरियाज पे अमेरिकन सब एक किया। लेकिन इस तरह से जो सिक्योरिटी की जांच हाँ, की और इसके हाँ। बाद भी सिक्योरिटी रखने के बाद भी ये लोगों को बाहर हमने रखा, तो ये भी सुना था अच्छा कि नहीं किया। हमने तो ये भी सुना था कि जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए गवर्नर साहब और अशोक गहलोत, तो उनको भी नहीं जाने दिया अमेरिकन मीडिया ने। जब उनको बहुत ज्यादा कहा गया, बहुत बताया गया, और डीजी पुलिस थे जो अपने उस टाइम, और उन लोगों ने सिक्योरिटी है ना, चेकिंग हुई थी। डीजी पुलिस ने फिर वो हो गए गुस्सा, वो हो गए उनको अमिताभ ताड़ा, गुप्ता जी थे, अमिताभ गुप्ता जी ने, तब जाके उनको फिर क्लिंटन आए तो आई तो जाने दिया, लेकिन उनकी भी सिक्योरिटी चेकिंग की थी, जो कि अपमानजनक लगा था। हम लोगों ने देश के उठाया था। मिनिस्टर की हाँ, राज्य के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी हमारे ही राज्य में आए हैं और इस तरह से कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं लगा नहीं किसी को। मुझे तो काफी खुद मैंने इस अपनी किताब में भी लिखा है ये बात, कि ये चीज मुझे भी बहुत अजीब और हैरान करने वाली लगी कि हमारे मंत्री और हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो कि कभी गर्दन नीचे नहीं करते हैं, उन लोगों को भी हाथ ऊपर करके अपनी सिक्योरिटी चेकअप कराना पड़ा। ये तो थोड़ा सा अजीब थी ये बात, लेकिन जब सरकार को राजी तो अपन भी क्या कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको तो उसकी अनुपालना करनी थी। हम तो नियमों से बंधे रहते हैं। सरकारी आरएसआर रूल्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि सरकारी कर्मचारी ये नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी ये नहीं कर सकता, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं, करते हैं। आपके जो ये अनुभव है सरकार में, आप 32-33 साल के लगभग, तो इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से या उन महिलाओं से जो सरकारी विभागों में आना चाहती हैं? किस तरीके से कार्यशैली रखें या अपने आप को किस तरीके से तैयार रखें कि इन चीज़ों से लड़ सकें? क्योंकि आपने जो अपने उतार चढ़ाव बताए हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो ख़त्म हो गए हैं, आज भी हैं और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। क्योंकि पुरुष की जो प्रधानता है, महिलाओं के लिए स्वीकार्यता उसमें नहीं है उस स्तर पे। एक आध पुरुषों को छोड़ दें तो उनको अपवाद ही माने। क्या कहना चाहें? अमृता जी, अब समय में बहुत बदलाव आ गया, ये तो आप भी मानती होंगी। जब हमने 32 साल पहले जब नौकरी शुरू करी थी, तब बहुत ज्यादा महिलाएं इस क्षेत्र में तो आती नहीं थी। जर्नलिस्ट भी बहुत कम थी, आप जानते हो। आजकल आप देखो कि जर्नलिस्ट, काफी महिलाएं भी जर्नलिज्म में, महिलाओं का बोलबाला है। ऐसे डीपीआर में भी महिलाओं का बोलबाला है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये है कि एक महिला को सशक्त होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात की वो जो है कि ये जो है, मतलब शी शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। एक तो है ना, उसको जैसे संविधान के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए, पूरा उसको इक्वालिटी और ये सब चीजें हैं उसको। सबसे पहले तो मेरे तो यही बात है, उसको मेंटली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और रेजिस्ट करने की उसमें एक शक्ति होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आप अगर कहीं भी कमजोर पड़ जाते हो ना, तो पुरुष आपकी कमजोरी को और वो समझ के फिर वो आपको उनका हेरसमेंट बढ़ जाता है। तो आपके कभी भी कोई आपके प्रति अगर कोई ऐसी एक भाव आपको, इनिशियल कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड, कि आप शुरुआत में ही उसको चेक करना चाहिए। शुरुआत में चेक कर दो तो किसी की कोई हिम्मत नहीं होती आपसे, मतलब एनर्गल बोलने की, या आपसे कोई असंयमित व्यवहार करने की, या गरिमा में। बस ये है कि जैसे मेरे लिए था कि मेरे को ना बहुत सारे लोग कहते थे कि आपका डिपार्टमेंट में आपका एक निकनेम पड़ गया है। मैंने कहा क्या, कि एंग्री यंग वीमेन, इसको मत छोड़ो, ये बिदक जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। नहीं, लेकिन आपके लिए एक और अच्छी बात कही जाती थी कि आप बहुत ईमानदार हैं। हाँ, आपके बारे में कभी किसी ने अंगुली नहीं उठाई। नहीं वो तो हाँ, सही बात है, क्योंकि मैंने जीवन में मैंने हर समय ईमानदारी से ही काम किया है। मेरी सारी जिंदगी में मैंने यही सोचा कि मेरा इसका इसका जो मैं श्रेय ना मेरे स्कूल को भी देती हूँ। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो फर्स्ट क्लास से हमें मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी। तो मॉरल साइंस में हमें एक चीज़ जो मेरा हमारे दिमाग में ठोक ठोक के डाल दी गई,
वो ये थी कि अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो और आपको लग रहा है आसपास कोई नहीं है और आप गलत काम कर सकते हो, तो डोंट थिंक लाइक दिस, बिकॉज गॉड इज लुकिंग एट यू। इवन नोबडी इज लुकिंग एट यू, गॉड इज लुकिंग एट यू। तो मेरे को वो दिमाग में मेरे बचपन से मेरे में जो ऐसी पड़ी, ये आज तक है। आज तक भी मैं जैसे कई बार है ना, एक आध चीज में मेरे को प्रलोभन भी आ रहा होता था, लेकिन मुझे लगता था कि इसका कहीं ना कहीं मुझे सिला मिलेगा, तो मैं बिल्कुल वो हो जाती। वैसे तो लोग आपके सामने कोई प्रलोभन लेकर जाते ही नहीं नहीं, थे, उनको पता था कि आप के और मैं आज बता रही हूँ, किसी की दाल नहीं गलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फोल्डर बचा, तो मुझे लगा कि मैं फोल्डर ले लूं, काम आएगा। लेकिन जैसे ही मैं सोचती थी ले लो, तो मेरे को लगता था नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जगह एक आध बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने ले भी लिया। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो घर गई तो बच्चा बीमार, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी कोई गलती की वजह से मेरा बच्चा बीमार हो गया। तो वो चीज़ें, क्योंकि स्कूल का ये था कि गॉड ऑलवेज इज लुकिंग एट यू, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी रही कि मैंने कभी भी, मुझे कभी भी ऐसा लगा कि कमरे में कोई मिठाई का भी डिग गया, डिब्बा दे गया, मैंने कहा ले जा, उठा के ले जा। क्योंकि क्योंकि आज का ज़माना वैसे भी, मैं और दूसरी एक तो मैं बहुत कॉशियस हूँ। मुझे लगता है कि कोई आदमी मेरी, क्योंकि ईमानदारी से मेरे दुश्मन बहुत हो गए, तो ये कहीं न कहीं मुझे फँसाने की कोशिश अब नहीं कर रहा है, ये भी दिमाग में आता था कि चलते-चलते रिटायरमेंट के आस-पास ये आदमी मुझे मिठाई का डिब्बा दे जा रहा है, तो ये कल को ही इसमें कुछ रख के तो नहीं दे जा रहा। वो कहता मैडम आप उठा ले लो, 1 मिठाई खा लो। मैंने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊँ, तू लेके जा यहाँ से। क्योंकि कई बार आप सीधे-सीधे काम करते हो ना, जब नए आते हैं तो हमें एक जुनून होता है, मेरे भी जुनून था, जज़्बा था कि मैं अपनी पढ़ाई को सार्थक करूँगी, जो स्कूल में हमें पढ़ाई है मॉरल साइंस और ये सब, इसको मैं सार्थक करूँगी। तो मैं ऐसे-ऐसे कई बार काम आते थे, तो मैं बहुत ऑनेस्टली अपनी रिपोर्टिंग कर देती। तो मुझे क्या मालूम कि मेरी इस रिपोर्टिंग से कई औरों के हितों में प्रभावित हो रहे हैं, उनका कुठाराघात हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दुश्मन बहुत बन जाते हैं आपके। तो ऐसे, तो उनसे भी बचने के लिए आपको फिर मैं ये रखती थी कि मैंने कहा मुझे बिल्कुल अपना जो है पाक साफ रखना है, अपना वो सब चीज़ें। तो मेरी फाइल की टेबल पे कोई फाइल तक नहीं आप देख पाते हो, मैं नहीं रखती थी। मैं जो आए निपटाया, फटाक से किया, क्योंकि मेरे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है। मुझे नियमानुसार कार्रवाई करनी है, तो मैं तुरंत लिखा फाइल पे, फाइल भेज दी वहाँ पे। जब तक बाद में तो ऑनलाइन चलती थी, जब तक हम मैनुअल करते थे, क्योंकि फाइल तभी अटकती है जब अब आपको ओचने से सोचना है, ये बात करनी है, कोई सेटिंग करनी है। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सेटिंग करनी है, ऊपर से करनी है, बाहर से करनी है, अंदर से करनी है। तो मैं तो फाइल 1 मिनट नहीं रखती थी अपने पास, आई और फटाफट जो मेरे को ठीक लगा मैं तो नोटिंग करके भिजवा दी। चल तो अच्छी एक बात थी कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, तो कोई मुझे उसने वैसे नहीं करा सकता था। मुझे मालूम होता था कि इस फाइल पे मैंने ये लिखा था और ये तारीख थी, ये महीना था। ये चीज़ भी मेरे साथ थी, तो मेरे सारे जो नीचे वाले काम करने वाले थे, वो मेरे से थोड़ा डरे हुए रहते थे कि मैडम को सब मालूम है कि किस तारीख को उन्होंने किस फाइल पे क्या लिखा था। और इस अखबार की फाइल है, तो इस अखबार की लास्ट रिपोर्टिंग क्या थी, उस अखबार की फाइल है तो उसकी लास्ट रिपोर्टिंग क्या थी, तो वो सब याद रहता था मुझे। तो इसलिए सब ये लोग थोड़े से डरे भी रहते थे कि इनको बरगला नहीं सकते। आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया। तो ये थी हमारे मुझे साथ भी आपसे बहुत मजा आया, आपसे शेयर करके सारी बातें। तो ये थी हमारे साथ अलका सक्सेना जी। इन्होंने अपने लगभग 33 साल के कार्यकाल के उतार-चढ़ाव हमसे साझा किए। बातचीत ज़रूर मनोरंजक थी, लेकिन इसमें बहुत सारे गंभीर मुद्दे भी थे और मुझे लगता है कि आज भी महिलाएँ इससे जूझ रही हैं। उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ता है सारी योग्यताओं के बावजूद। पुरुष सहकर्मी या जो नीचे काम कर रहे अधीनस्थ कर्मी हैं या जो सीनियर हैं, जिनके अधीनस्थ वो काम करती हैं, दोनों ही उनकी योग्यता को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो महिलाओं को अभी भी स्वीकार्यता नहीं है अपने काम की, अपने कार्यक्षेत्र में पुरुषों के बीच में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप में योग्यता है और आपको अपनी योग्यता पर विश्वास है, अपने आप पर भरोसा है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बस एक अपने आप को मजबूती से खड़े रखने और पूरी जिजीविषा से काम करने की आवश्यकता है। आप अपने आप को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक के लिए आपने सोचा है। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारी बातचीत से आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। खासकर अलका सक्सेना जी के साथ 33 सालों में जिन लोगों ने काम किया है, निश्चित रूप से
उन लोगों की अपनी कुछ प्रतिक्रिया होगी। आप भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.